हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आप मेरे को देख पा रहे हो? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? जरा फटाफट चैट बॉक्स के अंदर बता देना। वेलकम अबोर्ड। हेलो फकिया, हेलो राकेश, गुजर, तानु, ओपी, आर्या, हेलो अफशु, हेलो जूही, हेलो मीनाक्षी, हेलो इट्स मी, वेलकम संजित, वेलकम वेलकम अंजलि, वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो और टाइटल में भी पढ़ सकते हो, गाइज आज का सेशन है उन बच्चों के लिए जिनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में दिक्कतें हो रही है। आपको स्कूल में पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया, या फिर पढ़े नहीं हो और आपको ये चैप्टर समझना है, तो ये जो सेशन है बिल्कुल ठीक आपके लिए ही बना हुआ है। सारे नीट 2023 2024 के स्टूडेंट्स, बच्चे लोग जो 11th 12th या ड्रॉपर्स हैं, बिल्कुल ये सेशन देख लो, जान लो, पहचान लो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लो। तो आज का ये बहुत ही अमेजिंग सा सेशन, जहां पर आप देखोगे कि क्या है आपके न्यूटन के लॉज, उनके अंदर क्या क्या हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस, ब्लॉक्स पुलीज वाले प्रॉब्लम्स, सूडो फोर्स वाले क्वेश्चंस, ये सारे चीजें आज हम इस सेशन के दौरान देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, वेल दैट्स माय स्मॉल इंट्रोडक्शन स्लाइड, और काफी बच्चे यहाँ पर जाने पहचाने से ही लग रहे हैं। वेलकम अबोर्ड गाइस, एंड इफ यू हैव नॉट येट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डू दैट, यू कैन बिकम माय फ्रेंड, एंड जब भी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, डेफिनेटली आई वुड शेयर इट टू यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम। तो लेट्स से हेलो टू एवरीवन, एंड बिफोर दैट मीनवाइल मेक श्योर आप सब बच्चों को ये गुजारिश है कि आप फटाफट जाके यहाँ पर नीचे एक लाइक बटन होगा, उसको दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर लेना, बिकॉज ओनली व्हेन यू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब विल वी गेट मोटिवेशन एंड विल वी ग्रो एज अ चैनल एंड इंडिविजुअल, और हम आपके लिए बहुत सारे सेशंस फ्री में यहाँ पर लाते रहेंगे। तो वेलकम गाइज अबोर्ड, एंड लुक्स लाइक ऑल ऑफ यू आर ऑल एक्साइटेड। न्यूटन चचा की आत्मा को शांति मिले। यस, न्यूटन चचा की आत्मा को तो शांति मिल गई, बट आपकी आत्मा को तो शांति नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सेशन आने वाला है। बट कोई बात नहीं, शांति आए ना आए, बट मजा जरूर आएगा और मार्क्स जरूर आएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ओके, चलो, तो लेट्स बिगिन विद द क्लास, एंड फाइनली मिड टर्म एग्जाम्स आर ओवर। वेरी गुड मीनाक्षी, चलिए बहुत बढ़िया। ये मिड टर्म में शायद आया भी होगा, बट और अच्छे तरह से जान लो फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। एंड कितने देर का है सेशन विवेक पल? आज का सेशन अराउंड 1.5 आवर्स या रफली, प्लस और माइनस 15 मिनट्स भी हो सकता है। हेलो अनिकेत, हेलो मोनिका, हेलो शेखर, हेलो हर्षिता, हेलो आरके गुजर, वेलकम वेलकम स्वप्निल, वेलकम चिंकी, वेलकम एवरीवन। चलिए सेशन को चालू करते हैं, एंड स्टार्टिंग विद न्यूटन चचा का पहला लॉ। न्यूटन चचा का पहला लॉ क्या था? जब तक आपकी मम्मी आपको उठाती नहीं, आप सोते रहोगे, और जब तक आपको आपका दोस्त बुलाने नहीं आता खेलने के लिए, तब तक आप बुक के सामने पढ़ाई की एक्टिंग करते रहोगे। है कि नहीं? यही था फर्स्ट लॉ। बिल्कुल, मतलब क्या समझे कि जब तक आप सो रहे हो, आप सोते रहोगे जब तक आपकी मॉम डैड या फिर कोई भाई बहन, बड़े भाई बहन आपको उठाते नहीं है। यानी कि बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आपको, आपके स्टेट को चेंज नहीं करता, और आपके पास एक इनर्शिया होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। दैट इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज, है ना? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि यार अगर कोई चीज रेस्ट पर है या फिर ऑलरेडी मोशन में है, तो उसको तुम कुछ नहीं करोगे, छेड़खानियां नहीं करोगे, तो गाइस वो एज इट इज वैसे ही पड़ी रहेगी या फिर जाती रहेगी। बट अगर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस क्यों कहा? हाँ, बाहर से हो सकता है इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, दोनों आपस में टकराए, कैंसल हो गए, दोनों फोर्स कैंसल हो गए, तो उसको क्या बोलोगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगे तभी जाके उसका स्टेट बदलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अनबैलेंस्ड मींस नेट फोर्स इज नॉट जीरो। बैलेंस्ड मींस उनका टोटल फोर्स का सम जो है जीरो है। ओके, एक्टेड अपॉन बाय, अपॉन शब्द का भी यहां पर कीमत है। अपॉन का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करो, ये जो एक पांडु है, ये एक स्कूटर पर खड़ा रहा और स्कूटर चालू नहीं हो रहा है। मान लो साइड स्टैंड वगैरह कुछ है, या फिर साइड में भी व्हील्स है, बैलेंस कैसे तो भी कर रहा है, स्कूटर चालू नहीं हो रहा है, तो उसको धक्का देना है। तो ये पांडु भाई साहब क्या किए? स्कूटर के ऊपर चढ़ गए और स्कूटर को धक्का मार रहे। तो मुझे ये बताओ, स्कूटर के ऊपर चढ़कर क्या आप स्कूटर को कभी धक्का मार सकते हो क्या? स्कूटर पर चढ़कर क्या आप स्कूटर को कभी धक्का मार सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं।
आपको कम से कम एक पैर तो जमीन पर रखना पड़ेगा, राइट? क्यों जमीन पर रखना पड़ता है? कभी ये सोचा है आपने? कभी ये सोचा है आपने क्यों आप एक दो पैर जमीन पर रखते हो? जितने पैर भी है आपके पास, 5-6 पैर जितने भी होंगे, यहां पर कॉकरोच भी है, पता नहीं, उसके 6 पैर हैं यहां पर। तो गाइज अंडरस्टैंड कि जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं देते वो सिस्टम मूव नहीं होता। तो इसलिए अपॉन बाय का मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, इंटरनल से कुछ काम नहीं बनेगा। बाहर से जब तक आपको चमाट नहीं मिलेगा, बाहर से जब तक आपके माता पिता खींच के नहीं लेके जाते, तब तक आप उस गद्दे से नहीं उठोगे मेरे बच्चों, है कि नहीं? तो यही चीज यहां पर न्यूटन चचा ने 300-400 साल पहले बताई थी। दूसरा लॉ भाई साहब का क्या है? दूसरा लॉ क्या है न्यूटन चचा का? न्यूटन चचा भाई साहब क्या कहे? वो कहे कि बाहर से अनबैलेंस आया, बाहर से नेट फोर्स आया, तब तो स्टेट बदलेगा, तब तो अगर रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो और मोशन भी आ सकता है, कम मोशन भी हो सकता है, रुक भी सकता है, यानी कि मोशन का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे समय पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो नेट फोर्स के बराबर होगा। तो गाइज बाहर से लगने वाला नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो यहां पर P लिखा है, ये जो यहां पर P लिखा है, ये P क्या है मेरे बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि क्या है? मोमेंटम। अब ये SI यूनिट्स में, SI यूनिट्स में या CGS यूनिट्स में आप देखोगे ये जो नेट फोर्स है खुद बन जाएगा d by dt ऑफ मोमेंटम, यानी कि mv। इसमें अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकालोगे, v कांस्टेंट है तो v को बाहर निकालोगे, डिपेंड करता है। जनरली अपना मास कांस्टेंट होता है तो आप मास को बाहर निकाल लो। तो गाइज अंदर क्या बचेगा? ध्यान से देखो, यहां पर बचेगा dv by dt, तो यानी कि ये बना मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये बना आपका नेट फोर्स। तो दिस इज योर यूजुअल जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बट ध्यान रखना, एक्चुअली ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ तो ये है, इससे आपने ये डिराइव किया। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, ये यहां पर ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या? नेट। ये जो लिखा है ना मैंने सिंबल, उसका मतलब है नेट। नेट का मतलब क्या? टोटल, पूरा सारे जो फोर्सेस थे, सारे फोर्सेस को ऐड करके जो फोर्स बना। ऐसे ही न्यूमेरिकली ऐड नहीं, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 2 न्यूटन कहीं और होगा, 3 न्यूटन कहीं और होगा, 4 न्यूटन कहीं और होगा, इन सब का वेक्टर सम जो है ये वो नेट फोर्स है। तो LHS में क्या बना? LHS में क्या बना? ये बना आपका नेट फोर्स, ये बना आपका नेट फोर्स। ये dv by dt एक ऐसे बना, समझ में आया? एक्सेलरेशन खुद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए मैंने dv by dt को a करके लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपका सेकंड लॉ। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले, पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। अब ये तो यार बहुत पुराना जोक हो गया, मतलब जोक मार के भी मेरे को हंसी नहीं आती। आप किसी को झापड़ मारोगे तो वो भी आपको झापड़ मारेगा। बहुत बार, मतलब ये व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड हो चुका होगा, बहुत बार इधर उधर आपने देख लिया होगा, है कि नहीं? तो अपन वही वाले पीछे नहीं मारेंगे यहां पर, ठीक है? तो ये तो पता है, ये जो थर्ड लॉ जो है ना न्यूटन भाई साहब का, फिलोसॉफिकल भी है, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। यानी कि आप कुछ अच्छा करोगे कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा करोगे तो कुछ बुरा भी होगा आपके साथ। तो जैसे एक्शन वैसे रिएक्शन, जैसे पढ़ाई करोगे वैसे मार्क्स, है कि नहीं? जैसे पढ़ाई करोगे वैसे मार्क्स, अगर खेलकूद करोगे उसी तरह का रिएक्शन भी मिलेगा। तो गाइज वही है न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो चाहे या ना चाहे वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो उसको बोला जाएगा एक्शन, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर मैंने इधर लगाया वो मेरे ऊपर उधर लगाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे बट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो दोनों अलग चीजों पर लगते हैं। ये फोर्स मैंने उस पर लगाया, वो फोर्स उसने मेरे ऊपर लगाया, दोनों अलग बॉडीज, तो इसलिए कैंसिल नहीं होंगे।
अब इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं, काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान से देखना। कहीं टीचरों को मैंने इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा है, इंटरव्यू के दौरान वेदांतु के अंदर, और मैंने देखा है कि यार काफी सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं आप बच्चों में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो गाइज ध्यान से देखना, एक कुछ रखा हुआ है, मान लो पांडु को ही रख देते हैं या चंपा को रख देते हैं। तो यार ये चंपा है, देखो कितनी खूबसूरत सी चंपा है, शायद उदास है, चलो मुस्कुराहट भी बना लेते हैं। ओके गाइस, तो ये चंपा है, चंपा यहां पर खड़ी है, किधर, जमीन के ऊपर, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो खड़ी होगी। तो अच्छा, उसके हाथ कहां गए ठाकुर, हाँ ठीक है। अब मैंने अगर पूछा चंपा के ऊपर फोर्सेस बनाओ, तो चंपा के ऊपर तो एक वेट लगेगा ना, चंपा के ऊपर एक वेट फोर्स लगेगा ना। तो चंपा के ऊपर वेट फोर्स लगेगा मतलब ऐसे कुछ लगेगा, चंपा का वजन कुछ ऐसे लगेगा, वेट है कि नहीं। और चंपा के ऊपर एक फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, चंपा के ऊपर एक फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, है कि नहीं मेरे बच्चे। वेरी नाइस। अब वो ऊपर क्यों लग रहा होगा, बिकॉज चंपा तो रेस्ट पर है, चंपा तो खड़ी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चंपा खड़ी है, रुकी हुई है, बैलेंस्ड है, अपना स्टेट मेंटेन कर रही है, मतलब सारे फोर्सेस कैंसल होने चाहिए। तो अगर कुछ फोर्स नीचे लगा तो नीचे से ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा, उसको जनरली नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। उसको जनरली नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, सरफेस को परपेंडिकुलर है। अब अगर मैंने बोला कि भाई ये जो वेट है ना, ये जो वेट है ये एक्शन फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, एक्शन फोर्स है। इफ वन इज कॉल्ड एक्शन देन देयर विल बी अ रिएक्शन ऑन समथिंग एल्स। तो मैंने पूछा भाई रिएक्शन कहां है, रिएक्शन फोर्स कहां है। तो कम ऑन मेरे बच्चों, फट से चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो कि रिएक्शन फोर्स कहां है, कौन सा है, किधर लग रहा है, कहां है रिएक्शन, कहां है रिएक्शन। ध्यान से बता दो कौन सा फोर्स रिएक्शन फोर्स बनेगा। अगर इसको मैंने एक्शन बोला तो रिएक्शन कौन है। ओके शरण, कम ऑन जन्नत, कम ऑन शरण, कम ऑन मीनाक्षी, कम ऑन आफशु, कम ऑन एवरीवन, जन्नत, इट्स मी, जूही। एक्शन रिएक्शन फोर्स में से अगर इसको मैंने एक्शन का नाम दिया तो रिएक्शन कौन बनेगा। तो काफी बच्चों को लग रहा होगा ये नॉर्मल फोर्स जो है रिएक्शन है। तो जिन भी बच्चों ने सोचा सर ये वेट एक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। देखो आर्या जी बोल रही है कि अफशुदी बोल रो, बिकॉज जैसे ही अफशु के आंसर आते हैं फिर बाकी लोग के आंसर आना चालू हो जाते हैं। ओके नहीं, ये आंसर नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चंपा किस पर खड़ी है, चंपा किस पर खड़ी है, चंपा किस पर खड़ी है, मेरे ऊपर नहीं, चंपा तो धरती के ऊपर खड़ी है कि नहीं। तो धरती का एफबीडी बनाओ, धरती का एफबीडी बनाओ। ये कौन हो गया, अर्थ, जिसके ऊपर चंपा खड़ी है। ये धरती तो बहुत बड़ी है, ये थोड़ा सा मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया धरती का, है कि नहीं। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये वेट किसने किसके ऊपर लगाया, वेट धरती ने चंपा के ऊपर लगाया, धरती ने चंपा के ऊपर। तो न्यूटन चच्चा के तीसरे लॉ के अनुसार, न्यूटन चच्चा के आर्टिकल 3 के अनुसार क्या होना चाहिए बोलो, अगर धरती ने चंपा पर लगाया तो चंपा भी धरती पर लगाएगी, चंपा भी धरती पर फोर्स लगाएगी। मतलब वो फोर्स कहां होना चाहिए मेरे बच्चों, वो फोर्स कहां होना चाहिए मेरे बच्चों, ऊपर की तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर लगेगा, धरती के ऊपर चंपा लगाएगी, और वो होगा वेट, और वो वेट होगा, और वो वेट होगा रिएक्शन। क्या होगा वो, रिएक्शन। बिल्कुल सही सोचे आप, ये एक्शन तो ये रिएक्शन। धरती ने चंपा पर लगा, चंपा ने धरती पर लगा, इक्वल ऑपोजिट, कैंसिल नहीं हुए, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। देख रहे हो, चंपा के ऊपर, धरती के ऊपर, ये नॉर्मल और वेट तो सेम बॉडी पर लग रहे हैं। ये कैसे एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस नॉर्मल को मैं एक्शन बोलूं, अगर इस नॉर्मल को मैं एक्शन बोलूं, तो पता है इसका रिएक्शन कौन होगा, पता है इसका रिएक्शन कौन होगा। ध्यान से सोचो, ये नॉर्मल किसने लगा, धरती ने चंपा के ऊपर, तो चंपा भी तो धरती को नीचे पुश कर रही होगी। आप खुद महसूस करो, आप किसी ऊपर खड़े हो तो आप उसको नीचे दबा रहे हो, राइट। तो एक नॉर्मल नीचे इधर भी लगना चाहिए। ये किसने लगाया, चंपा ने धरती के ऊपर, तो ये इस एक्शन का रिएक्शन होगा।
ये इस एक्शन का रिएक्शन होगा। समझे मेरे बच्चों? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड स्वप्निल, जहनाद, आर्या, सलमान, सहारन, अंजलि, शेखर, राज, इट्स मी, मीनाक्षी। यस, क्लियर हो गया। ठीक है, काफी बच्चों को ये डाउट रहता है, काफी बच्चों को ये पता नहीं होता है। आज के बाद ये गलती दोबारा मत करना। वेरी गुड, ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट एक चीज बता दूं, आज के सेशन के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, जिस लिंक्स द्वारा आप बेसिकली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको मिलेगा पीडीएफ, होमवर्क सॉल्यूशंस एंड डे टू डे अपडेट। सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑफिशियल नीट टेलीग्राम चैनल। सर्च करोगे नहीं मिलेगा, बस लिंक द्वारा ही आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा आपका पहला सवाल। एक पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस। नीट 2019 में पूछा गया है। थ्री फोर्सेस आर शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। तो उसका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR पूछा है। कम ऑन, देख लो। ओके सर, आपने और चंपा ने समझा दिया। यस, देखो पांडु और चंपा मेरा काम कर देते हैं। ऐसे ही आप मेरे बच्चे हो तो आप मेरा भी एक और छोटा सा काम कर दो। नीट 2023 और 2024 को फोड़ डालो। छोटू सा काम है, वो करना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा? शेखर ने अपना झंडा गाड़ दिया है। कम ऑन। मीनाक्षी कह रही है ऑप्शन B, सहरन कह रहा है ऑप्शन B मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। गाइज ये वेक्टर्स हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन से, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स, ये पूरा एक कंप्लीट पॉलीगॉन हो गया। कंप्लीट पॉलीगॉन हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट वेक्टर सम दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर 0 होना चाहिए कि नहीं? तो अगर फोर्स 0 है मतलब बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या समझे? वो अपना वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा, कांस्टेंट रखेगा, या फिर एक्सेलरेशन जो है 0 होगा। 0 एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं, जैसे जा रहा था, जो कर रहा था वही करता रहेगा जब तक अनबैलेंस ना लगे। तो हेंस रिमेन्स कांस्टेंट इज द करेक्टो आंसर। आगे बढ़ेंगे आफ्टर दिस करेक्टो आंसर। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 345 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ना, ट्रिकी सवाल। आप सोच रहे होंगे सर ये तो मेरे को लगा सर वेरिएबल मास सिस्टम, पता नहीं सर क्या क्या होता है, मेरे को नहीं पता सर, मतलब गिव अप सर। जैसे रॉकेट आया ना, अपना दिमाग भी रॉकेट जैसे उड़ जाता है, अंदर कुछ बचता नहीं है, खोपड़ी उड़ के मतलब पूरा खलास हो जाता है। तो गाइज अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ख्यालात चल रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे करना है ध्यान से सुनो। न्यूटन चच्चा के दूसरे लॉ के अनुसार क्या था मेरे बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी। यही तो खुद मोमेंटम था। वेरी गुड। अब यहां पर ऐसे देखो, वो जो रॉकेट है जैसे ऊपर जाएगा वो फ्यूल बर्न करेगा। फ्यूल जैसे ही बर्न करेगा वो अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि फ्यूल को नीचे फेंका गया है, कंबशन करके जला करके नीचे फेंका, और वो फ्यूल ने रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाया। तो सोचो वो रॉकेट का मास तो कांस्टेंट नहीं रहा, मास बदलता रहा, है ना? तो ये वेलोसिटी यहां पर दी गई है, वेलोसिटी दी गई है एज 300 मीटर्स पर सेकेंड, वो कांस्टेंट बनी। तो वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, वेलोसिटी को बाहर निकाल लो। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अभी क्या होने वाला है? यहां पर बचेगा d/dt ऑफ योर मास। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीजें पता है आपको। फोर्स पता है 345 न्यूटन, वेलोसिटी भी पता है, कितना है? 300 मीटर्स पर सेकेंड। dm/dt वही तो आपको निकालना है। dm/dt रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल मतलब dm/dt। d/dt मतलब रेट, m मतलब मास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास। तो गाइज dm/dt बनेगा आपका 345
बाई 300 कर लो जरा कैलकुलेशन, कितना आ रहा है चेक कर लो, कर लो जरा कैलकुलेशन। आई थिंक 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है तो ये 60 बनेगा, और ये कितना बनेगा गाइस चेक कर लो, दिस विल बिकम 69। ओके तो 69 बाई 6 बनेगा 11.5 बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.15 kg पर सेकेंड बनेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए, समझे? वेरी नाइस। देखो ऑप्शन सी AIPMT 1995 का सवाल। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ये सोचकर ये वेरिएबल मास या फिर कुछ रॉकेट प्रपोल्शन के ऊपर है तो कुछ नहीं, बस सिंपल डेरिवेटिव्स के ऊपर, और एक सिंपल रूल कि यार कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर फेंकते हो। यहां पर dm/dt पूछा गया है, न्यूटन्स लॉ का दूसरा फॉर्म। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू मेरे योद्धा। वेरी गुड स्वप्निल जन्नत, सारन, ब्यूटी प्रिंसेस, मीनाक्षी सलमान, वेरी गुड आपशु, वेरी गुड जूही, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड, इट्स मी। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चों, यहां पर बफे लगा हुआ है, सॉरी यहां पर बेसिकली ऐसे समझ लो कि आला कार्ट है, आपको जो मंगाना है मंगा लो, ऑप्शंस नहीं है, मेन्यू कार्ड नहीं है ना, जो पूछोगे जो बोलोगे वहां वो चीज हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है? देयर इज नो मेन्यू कार्ड, देयर आर नो ऑप्शंस। चलो, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2t I cap minus 3t square j cap, then the force at 3 seconds कितना होगा? Force at 3 seconds. Yes. All right. चलो देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। The momentum is given by 2t I cap minus 3t square j cap, तो फिर force at 3 seconds कितना होगा? तो force जो होता है मेरे बच्चों is nothing but rate of change of momentum, है कि नहीं? अब मोमेंटम क्या दिया गया, ध्यान से देखो, मोमेंटम दिया गया 2t I cap minus 3t square j cap, यानी कि इसका डेरिवेटिव थोड़ा हल्का फुल्का आता है तो फिर कर लेते हैं, डोंट वरी। अगर डेरिवेटिव्स आप ज्यादा नहीं पढ़े हो, बाद में मैं आपको सिखा दूंगा, आपको रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यार यहां पर क्या हो जाएगा पता है, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आई कैप, ठीक है? जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है आप दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हो, कांस्टेंट को हमेशा बाहर फेंक सकते हो, 3 को बाहर फेंक दो, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर बनेगा मेरे बच्चों, और ये जे कैप बनेगा मेरे बच्चों। तो डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यार ये तो 1 बन गया, ओके। डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या बनेगा, 2t बनेगा, nx रेज टू n-1 फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, तो ये बनेगा 2i कैप माइनस 6t j कैप। बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछा गया एट 3 सेकेंड्स, तो हेंस फोर्स एट 3 सेकेंड्स क्या करोगे, टाइम का वैल्यू 3 डालोगे, सो 2i कैप माइनस 6 इंटू 3 j कैप, तो ये बनेगा 2i कैप माइनस 18 j कैप न्यूटन। तो ये बनेगा आपका फोर्स एट 3 सेकेंड्स, दैट्स द आंसर। वेरी गुड ब्यूटी प्रिंसेस मोहम्मद, ऑसम, यस। तो 2i कैप माइनस 18 j कैप, तो डेरिवेटिव्स के रूल है, सिंपल से रूल है, डोंट वरी, अगर नहीं आता बाद में आप ये कर लेना, बट फॉर्मूला अगर पता है ना तो फट से आप आंसर इसको निकाल लोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में जरूर आएंगे गाइस। ओके चलो, न्यूटन चर्चा के 3 लॉ हो गए। अब इस चैप्टर का मेन थीम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, आप आगे बढ़ सकते हो टू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम भी देखते हैं क्या होता है। काफी बार आपने FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम, और इस तरह के डायग्राम्स आपने बुक्स में, क्वेश्चंस में, या फिर सॉल्यूशंस में, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखे होंगे। होता क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये समझो। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने से पहले उसके ऊपर हो क्या रहा है वो जानने की कोशिश करोगे। जैसे आपको पता चलेगा अच्छा इसके ऊपर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, फिर जाके आप सोचोगे कि आगे क्या करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, कुछ मन नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं, खाने का मन नहीं हो रहा, ऐसे मतलब मैं तो सोता रहता हूं, ऐसे सब आपके सिम्टम्स बोलते हो ना। आप कोई सिम्टम छोड़ दोगे
तो क्या डॉक्टर आपका सही इलाज कर पाता है क्या? क्या डॉक्टर आपका सही इलाज कर पाएगा क्या अगर आप सिम्टम्स थोड़े से कम बताओगे या फिर ज्यादा बताओगे? नहीं ना, सही इलाज नहीं हो पाएगा। उसी तरह से न्यूटन लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, वो आपको सही से जानने होंगे, पहचानने होंगे। जैसे आपने क्या क्या फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो पहचान लिए, आप पता लगा सकते हो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, आगे जाके क्या करेगा, पिछले जन्म में क्या करा था, सब कुछ आप पता लगा पाओगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड। सो in any problem try to see the forces acting on the system। तो सबसे पहला रूल इन फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम, show all forces acting on the system। show forces acting on the system, not internal, on बोला है, ठीक है। choose some suitable axis and resolve the forces। last point लिख रहा हूं, also show the acceleration and frame of reference। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने कि कहां बैठ के आप इस नजारे को देख रहे हो सकता है आप महाबलेश्वर चले गए, हो सकता है आप शिमला चले गए, हो सकता है आप धरती के बाहर चले गए, हो सकता है आप मूविंग ट्रेन से नजारा देख रहे हो। तो कहां से बैठ के देख रहे हो ये मैटर करता है। जनरली आप जमीन पर बैठकर यानी कि ग्राउंड फ्रेम पर बैठ के देखते हो सकता है वो चीज एक मूविंग बस या कार या फिर एक्सेलरेटिंग एलिवेटर में हो रही हो, तब जाके और भी चेंजेस आएंगे। तो गाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब वो बताता है कि यार कहां पर बैठ के आप उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। शो द एक्सेलरेशन मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां एक्सेलरेट हो रहा है या फिर रुका हुआ है, वो भी बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद आप कुछ गलत कर बैठोगे। तो शो एक्सेलरेशंस, रिजॉल्व द फोर्सेस माने कि आप किसको एक्स एक्सिस मान रहे हो, किसको वाई एक्सिस मान रहे हो सकता है वो इंक्लाइंड प्लेन पर हो सकता है सारे चीजें स्लैंटिंग हो, तब जाके आपको शायद वो फोर्सेस को भी स्प्लिट करना पड़ेगा जो वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा। तो यार कभी कभी वेक्टर्स का नॉलेज भी लगेगा जहां पर आपको किसी फोर्स को या एक्सेलरेशन को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, 1 मिनट जरा स्पैमर को अपन ब्लॉक कर देते हैं। Okay, great. Don't worry guys, any spammer will always get blocked। अगर कोई स्पैमर आता है तो आप भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो and don't worry, he will get blocked। Alright, now let me show you some examples of free body diagram। very important examples of free body diagram। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसे एक सिस्टम बना लिया जहां पर let's say there is a book और a block है ना, और लेट्स से यहां पर एक टेबल है, लेट्स से यहां पर एक टेबल है ना, और वो टेबल एक जमीन के ऊपर है, और ये जो टेबल है ये टेबल का मास जो है इज m2। यहां पर एक ब्लॉक रखा है उसका मास इज लेट्स से m1। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। अब मैंने पूछ लिया कि चलो m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले m1 मास एज इट इज यहां पर लिख दोगे, m1 मास एज इट इज लिख दोगे। ग्रेट, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देखोगे। उसके ऊपर ध्यान से देखो, m1 के ऊपर उसका खुद का वेट लगेगा, ऐसे कुछ W1 है ना, उसका खुद का अपना वजन लगेगा। टेबल जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसको आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन, उसको लिखोगे आप N1। और मैंने क्या बोला था, आप कहां बैठे हो वो भी सोचो, कहां बैठे हो, जमीन पर बैठे हो। सो यू आर एन ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आप ग्राउंड के ऊपर बैठे हो, सारे फोर्सेस वर्टिकल है,
तो उसको तोड़ने की या स्प्लिट करने की या रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड एक्सेलरेशन भी दिखा दो, ये ब्लॉक या बुक या जो भी है वो खुद रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पर है, मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, मतलब N1 विल बी इक्वल टू W1। यहां तक सब लोग समझे? एवरीबॉडी ओके। अब टेबल का FBD बनाते हैं। आपको पूछ लिया कि यार टेबल का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो लेट्स ड्रॉ द टेबल्स फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें काफी लोग कुछ ना कुछ घोटाला करेंगे, ध्यान से देखो अभी टेबल के FBD में क्या क्या फोर्सेस आएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले टेबल का अपना खुद का वजन होगा, टेबल का अपना खुद का वजन होगा, तो यार एक वजन तो दिखाना बनता है, दैट इज W2, वेट ऑफ द टेबल, है कि नहीं? दूसरी चीज, वो टेबल को आपने जमीन के ऊपर रखा है, तो जमीन भी तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा, है कि नहीं? जमीन भी कुछ एक रिएक्शन दे रहा होगा, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है, उसको ऊपर ऐसे फोर्स दे रहा होगा, नहीं तो वो टेबल नीचे गिर जाता। तो यहां से भी कुछ एक नॉर्मल आएगा, यहां से भी कुछ एक नॉर्मल आएगा, उसको हम टोटली मिला जुला करके लेट्स से आई कॉल इट एज N फ्रॉम द ग्राउंड, N फ्रॉम द ग्राउंड। ये दोनों फोर्सेस को मिला करके मैंने यहां पर ये फोर्स लिख दिया है, यहां पर ये दोनों को मिला करके, दोनों फोर्सेस ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। एक और फोर्स मिसिंग है मेरे बच्चों, कौन सा फोर्स मिसिंग है? ये ब्लॉक जो इस टेबल पर रखा है मैंने, उस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा। किसने दिया वो फोर्स? वो टेबल ने दिया। टेबल ने उस ब्लॉक को पकड़ के रखा, नहीं तो वो ब्लॉक गिर जाता। तो टेबल ने लगाया, तो टेबल पर भी एक रिएक्शन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? टेबल पर भी एक रिएक्शन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? डेफिनेटली लगना चाहिए। तो एक फोर्स कैसे आएगा बोलो मेरे बच्चों? ऐसे आएगा, एंड दैट फोर्स विल बी बेसिकली N1, दैट्स इट। और ये जो आपका टेबल है उसको भी आप जमीन पर बैठ के देख रहे हो, जमीन पर बैठकर देखोगे वो टेबल भी रेस्ट पर ही नजर आएगा, और एक्सेलरेशन 0 लिखोगे। और फिर क्या लिख सकते हो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो? सारे फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए कि नहीं? तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड। नीचे वाले फोर्सेस कौन से हैं? नॉर्मल 1 प्लस W2, नॉर्मल 1 प्लस W2। अरे बट एक मिनट, N1 तो W1 के बराबर है, तो W1 लिख दो यहां पर। तो नॉर्मल बाय द ग्राउंड क्या बनेगा मेरे बच्चों? नॉर्मल बाय द ग्राउंड क्या बनेगा? W1 प्लस W2, दैट्स इट, W1 प्लस W2। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बाय शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू फ्यू ऑफ देम। ओके, लेट मी जस्ट शो यू फ्यू ऑफ देम। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां पर लेट्स से ऐसा कुछ ब्लॉक हो, ऐसा कुछ ब्लॉक हो, ठीक है, और यहां पर कुछ ये एंगल हो, है कि नहीं? ये ब्लॉक है, ये कुछ एंगल है, इंक्लिनेशन, एंड फिर बोला जाएगा कि यार इसका FBD बना और देखो हो क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या फोर्स दिखाओगे आप? सबसे पहले दिखाओगे आप इसका खुद का अपना वजन होगा, W, लाइक दिस, W विल बी द वेट। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा मेरे बच्चों? नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नॉर्मल हमेशा दो सरफेसेस जब भी चिपके, जब भी आपस में टकराए, जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तब जाके नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब आप ऐसे कुछ फोर्स दिखाओगे, ऐसे कुछ फोर्स दिखाओगे। और अगर ये सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, अगर ये सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, क्या ये ब्लॉक वहीं पर रुकेगा क्या? क्या ये ब्लॉक यहां पर रुकेगा क्या? कम ऑन, थिंक 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 थिंक। क्या ये ब्लॉक वहीं पर रुकेगा क्या? डेफिनेटली नहीं रुकेगा। क्या करेगा वो? एक्सेलरेट करेगा। कहां एक्सेलरेट करेगा मेरे बच्चों? वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड दीपक। सोचो कहां पर लगेगा वो, कहां पर एक्सेलरेट करेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो हमें एक एक्सेलरेशन दिखाना भी बनता है, बट ध्यान रखना एक्सेलरेशन एक फोर्स नहीं होता। एक्सेलरेशन तो इफेक्ट है फोर्स का, उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है। तो उसको इसके ऊपर मत दिखाओ। काफी बच्चे ऐसे ए करके दिखा देते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको लगेगा ए फोर्स लग रहा है, ए करके फोर्स होता ही नहीं है। ए तो इफेक्ट है, रिजल्ट है, आउटकम है। बस इतने ही फोर्सेस लगे। अब मुझे दिख रहा है एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, मजा नहीं आया। शायद फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, मतलब क्या? रिजॉल्व करना पड़ेगा। ग्रेट,
रिजॉल्व कैसे करना होता है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मेरे को mg cos और mg sin नहीं समझ में आता सर, ये एंगल थीटा कैसे होता है अभी तक नहीं समझ में आया सर। हमेशा शायद समझ में भी आया होगा बट हमेशा गलती करता हूं। कोई बात नहीं, मैं एक आसान सा ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। ये आपका इंक्लाइन प्लेन, ये क्या हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये एक और लाइन बना दो, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सबको ये बात आई समझ में, ये परपेंडिकुलर हो गया किसको, इंक्लाइन को। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। एक और लाइन बनाओ, वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल। ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल, मतलब धरती के सरफेस को पैरेलल, और ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में होगा यानी कि वर्टिकल, ये हो गया आपका वर्टिकल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया था मेरे बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लो कितना दिया था, थीटा। तो मतलब ये थीटा बनेगा कि नहीं, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया था, मतलब ये एंगल थीटा बनेगा कि नहीं। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, बहुत बढ़िया। अगर ये थीटा है ना, इसके ऑल्टरनेट सारे एंगल्स थीटा होंगे, मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। दैट्स इट, सिंपल है। अब रिजॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करोगे, ये जो W है ना, ये W के दो कंपोनेंट्स, ये W यानी कि वेट होगा mg, वेट का वैल्यू हमेशा मास इनटू g होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये फोर्स को दो टुकड़ों में काटोगे, ये फोर्स को दो टुकड़ों में काटोगे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। अब खुद ही देख के यहां से बता दो इनमें से कौन सा एंगल थीटा होगा। दिख रहा है क्या आपको, ये जो थीटा एंगल है मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा होना चाहिए। सबको दिख रहा है क्या यहां पर, तो यस, समझ में आया। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, ग्रेट। अब आप बोलोगे सर कॉस और साइन में नहीं समझ में आता, सर कब कॉस कब साइन, कौन बनाया सर, नहीं समझ में आता। हर बार मैं वो ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज, ये ना 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 ऐसा सब मत करो। ये ध्यान से सुनो, ये थीटा के पास कौन है, थीटा के पास कौन रहेगा, कॉस। नाम में भी सिमिलैरिटी है, कॉस पास में है, कॉस पास में है, कॉस पास आसपास, कॉस पास आसपास, समझे। तो कॉस पास में रहेगा यानी कि ये क्या बनेगा, mg cos थीटा बनेगा, समझे कि नहीं, mg cos थीटा। तो गाइज ध्यान से देखो क्या क्या हुआ। ये ब्लॉक था, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे, कौन से, एक mg वाला और एक नॉर्मल वाला। मैंने देखा यार एक नॉर्मल इधर है, एक mg इधर है। अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस मैंने क्या बोला था, चूज एक्सिस एंड रिजॉल्व द फोर्सेस, शो एक्सेलरेशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस ये क्लियरली दिख रहा है दोनों फोर्सेस अजीब अजीब डायरेक्शन में, तो इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो mg को स्प्लिट करेंगे, एक्सेलरेट इधर हो रहा है तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो mg को स्प्लिट करने से पहले एंगल पता लगाना बहुत जरूरी है। तो एंगल के लिए ये डिवीजन बाय 8 मेथड लगाया। ये अपुन का ट्रिक है, अपुन का ट्रिक है, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन से भी बुक में नहीं मिलेगा, समझे। तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, परपेंडिकुलर। जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लाइन प्लेन है वो तो खुद थीटा है, अपने आप ये भी थीटा 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 बनेगा। बाकी सब एंगल 90 माइनस थीटा बनेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो जैसे ये थीटा बना, ये भी थीटा बना, उसको यहां पर चेप दिए। जो कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा पास वाला कंपोनेंट होता है थीटा के, थीटा के पास वाला कंपोनेंट को आप कॉस कंपोनेंट बोलोगे। जो दूर वाला है उसको क्या बोलोगे, दूर गया तू, दूर गया तू, दूर गया, भाग गया, तूने पाप किया। पाप यानी कि इंग्लिश में क्या बनता है, सिन, सिन मतलब पाप। तो आप दूर चले गए, पाप किया आपने, तो यहां पर बनेगा आपका mg sin थीटा कंपोनेंट। इसके बाद कभी भूलोगे क्या, इसके बाद कभी भूलोगे क्या। वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड, ऑसम। समझे कि नहीं समझे, सब लोग समझे कि नहीं समझे। अब तो सिंपल हो गया, अब तो सिंपल हो गया। अब बताओ मेरे बच्चों, इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये बताओ क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है क्या, ऐसे, क्या वो ऊपर भाग रहा है या नीचे दब रहा है क्या, नहीं, ये दोनों कैंसिल होने चाहिए ना। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। लास्टली, इस डायरेक्शन में along the incline, ठीक है, along the incline मतलब ऐसे, इधर तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लगा? mg का साइन कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू योर न्यूटन्स लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ही फोर्स लगा तो आप क्या लिखोगे? mg का cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mm कट गया तो सॉरी, ये साइन थीटा लिखना था, आई एम सो सॉरी। mg का साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mm कट गया तो a कितना बनेगा? g का साइन थीटा कंपोनेंट। दैट्स इट। तो इसने एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे भागेगा। उस दौरान वो जो सरफेस है उसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा होगा। ये इसका मतलब हो गया। एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर सेज वजीम, ऑसम, ग्रेट। a इज इक्वल टू g साइन थीटा, नॉट mg। mm कट जाता है, मास की कोई इज्जत नहीं है, चाहे जितना भी मोटा हो वो उतने ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है। ये हो गया इसका मतलब। दिस इज हाउ फ्री बॉडी डायग्राम्स आर ड्रॉन। कभी कभी ब्लॉक के साथ ब्लॉक, ये भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जस्ट फट से अपन एक एफबीडी बना लेते हैं, जस्ट सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू गाइस। ऐसे ब्लॉक्स हैं मान लो, है ना, और मान के चलो यहां से कुछ एक और ब्लॉक है ना, इसको M1 बोल दिए, इसको M2 बोल दिए, इसको M3 बोल दिए। यहां से लेट्स से पुश कर रहे हो विद P फोर्स, तो M1 M2 M3 का एफबीडी बनाओ। बस इतना अगर मैंने पूछ लिया तो क्या क्या करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टार्टिंग विद M1 मास, तो M1 मास एज इट इज, फिर अलग से यहां पर M2 मास एज इट इज, और फिर यहां से अलग मास अपना M3। दैट्स इट। ये तीनों मासेस को अलग अलग कर दिया। अब तीनों मासेस पर फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, ध्यान से देखो। सबके ऊपर अपना अपना वजन लग रहा होगा। M1g, M2g, M3g, ये तीनों फोर्सेस लग गए। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस। ये तीनों वजन अपने अपने मासेस के ऊपर लग गए। किसने लगाया? धरती ने लगाया। ग्रेट। नेक्स्ट कौन सा फोर्स होगा? ये तीनों जमीन पर लेटे हैं, तो जमीन भी तो एक फोर्स देगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। तो यहां से जमीन ने जो फोर्स दिया होगा, एक दिया होगा N1, एक और दिया होगा यहां पर N2, और यहां पर से एक और दिया होगा N3 फोर्स। एक और चीज भूलना मत, P फोर्स भी तो दिखाना होगा। किसके ऊपर? M3 के ऊपर। अब ये बताओ, क्या ये P फोर्स M2 और M1 पर भी दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? ये जो P फोर्स है M2 और M1 पर दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? सोचो। बिल्कुल नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि ये P M3 पर लगा है, P M3 पर लगा है, तो इस पर काहे दिखाओगे? इस पर लग ही नहीं रहा, इस पर कुछ और लगेगा। बोले सर M2 तो मूव करेगा ना सर, तो M2 के ऊपर भी तो M3 का कुछ फोर्स लगेगा और वही P फोर्स लगना चाहिए। नहीं, वही P फोर्स नहीं लगता। ध्यान से सोचो क्या लगेगा। इस M2 के ऊपर एक और नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऑन 2/3। नॉर्मल, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है, उधर एक अपना नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये इसको ऐसे दबा रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन 2/3, और उसी का रिएक्शन लगेगा ऐसे, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 and 3। एक्शन रिएक्शन दिख रहा है। इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने इस पर उधर फोर्स लगाया। ये अगर गायब कर दोगे ना तो गया, 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स। क्लियर है? यस, बिकॉज दे आर अटैच्ड, बिकॉज दे आर स्टक, और बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। और एक और चीज भूलना मत, M1 M2 के बीच में भी तो फोर्स होगा। M1 के ऊपर क्या फोर्स होगा? ये होना चाहिए N12, ये हो गया नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 and 2। अगर 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया तो 1 भी 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। दैट्स इट, N12, ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गए। वेरी गुड। फ्रिक्शन अगर होता तो वो भी दिखा देते, अगले चैप्टर में मैं आपको फ्रिक्शन भी पढ़ा दूंगा, बट फिलहाल के लिए फ्रिक्शन नहीं है, मान के चलते हैं। हाँ, एक और चीज है, ये सारे मासेस एक साथ एक्सेलरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे मासेस एक साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे तो फिर एक्सेलरेशन भी दिखाओ।
तीनों का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है तो अलग से दिखाओ, अलग से दिखाओ, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू शो एफबीडीज। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बेटर हो गया। हो सकता है आप पहले बार अगर ये चैप्टर को देख रहे हो ना तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, डरना मत। जितने भी बच्चों ने पहले बार ये चैप्टर देखा होगा या फिर पहले बार कोई भी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स देखे होंगे, होश उड़ जाते हैं, बट धीरे धीरे समझ में आने लगता है। प्रैक्टिस की जरूरत है। पहले बार जब पानी में कूदते हो तो थोड़ा सा डर लगता है, समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट फोर्सेस जो आपको पता होने चाहिए। तो फट से मैं आपको सारे फोर्सेस एक बार याद दिला देता हूं। तो सबसे पहले वजन के बारे में बात करते हैं। वेट जो है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स towards the center of the planet, और इसका बेस्ट एग्जांपल, इफ यू हैव एनी बॉडी ऑफ मास m, उसके ऊपर जो वजन लगता है वेट इज नथिंग बट मास इनटू g। ये हो गया आपका mg फोर्स, वेट। नेक्स्ट जो फोर्स आपको पता होना चाहिए वो है आपका नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, इज लाइक द कॉन्टैक्ट फोर्स perpendicular to the surfaces and it is electromagnetic in nature, क्योंकि जब दो सरफेसेस आपस में टकराते हैं या फिर चिपकते हैं या फिर छूते हैं तो उनके बीच में एटम्स का फोर्स लगता है। उसी को आप नॉर्मल फोर्स करके बोलते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई एक ऐसा सरफेस है और यहां पर लेट्स से कोई दूसरा सरफेस है। ये दोनों सरफेस यहां पर कांटेक्ट में आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो दीज आर बेसिकली टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो क्या होगा, यहां पर ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो दो सरफेसेस हैं उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलोगे नॉर्मल। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको भी आप बोलोगे नॉर्मल। एक्शन रिएक्शन। So whenever two surfaces are in contact, there is a perpendicular force which acts between the surface. Contact force perpendicular to the surface. इसी को आप normal करके बोलते हो। If contact is lost, ध्यान से सुनना, if contact is lost, तब जाके normal force जो है जीरो करना होता है। ये भी ध्यान रखो। कुछ प्रॉब्लम्स में बोला जाता है नॉर्मल फोर्स इज जीरो, या फिर उसका कांटेक्ट छूट गया मतलब नॉर्मल फोर्स हट गया, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट फोर्स जो आपको पता होना चाहिए वो है स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन फोर्स। लेट्स गो टू दैट एज वेल। टेंशन, एग्जाम टेंशन है ना, टेंशन यही टेंशन। तो टेंशन मतलब तनाव। एक रस्सी लोगे, उसको खींचोगे तभी तो ना जाके उसके अंदर तनाव आएगा, कुछ टेंशन आएगा। आपका दिमाग भी एग्जाम के वक्त टेंशन में क्यों आता है? बिकॉज यहां से ये याद आ रहा है, वहां से वो याद आ रहा है, और कुछ याद आ रहा है, और कुछ हो रहा है, तो आपका शरीर टेंशन में आ गया, आप खींचे जा रहे हो, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ूं। तो वो होता है टेंशन, जब भी आप किसी चीज को खींचते हो। सो इट इज बेसिकली द फोर्स in a string or basically a rod when pulled. If it is slack, then the tension force is zero. ये भी समझ लो, मतलब कुछ खींचा ही नहीं, रिलैक्स कर रहे हो, एग्जाम खत्म हो गया, चिल मारी एकदम, मतलब आराम से हो, तब जाके तो टेंशन आएगा ही नहीं। यस, तो बेसिकली स्लैक का मतलब है रस्सी को खींचा नहीं, ऐसी ही छोड़ दिया, कुछ टंगाया नहीं है, ऐसी रस्सी पड़ी हुई है, तो तब जाके स्लैक स्ट्रिंग बोला जाता है। उस वक्त टेंशन जीरो होगा। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लो यहां पर ऐसी एक रस्सी है, यहां से किसी पांडु ने इसको खींचा और किसी पांडु ने इधर से खींचा यूजिंग अ फोर्स F।
तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगा वो 2F होगा या 0 होगा या F होगा, ये बता दो। ओके, टेंशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, वो आएंगे अभी, रुक जाओ अंसारी। सब टेंशन एक तरफ और फिजिक्स एक तरफ, क्या बात है निशिका, मजा आ गया। नीट बच्चों के फिजिक्स के जो अलग लेवल के होते हैं, सबसे ज्यादा यही फोर्स है लाइफ में। कमान 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 क्या होगा, इधर से फोर्स लगा दिए, यहां से भी फोर्स लगा दिए, तो फिर नेट टेंशन क्या होगा। काफी बच्चे बोलते हैं सर F और F कैंसिल हो गया ना सर, 0 सर। फिर कुछ बच्चे सर इधर से F उधर से F, दो F सर, 2F। फिर आते हैं इससे आगे वाले लोग, बोलेंगे सर इधर से भी F लगा, इधर से भी F लगा। तो हम पहले सोचते टेंशन है क्या, तो हम देखते हैं टेंशन है क्या, तो इस स्ट्रिंग का FBD बना के देखते हैं। तो ये जो बच्चे हैं क्या करेंगे, FBD बनाते हैं, और FBD बनाने के बाद वो बोलेंगे अच्छा मैंने स्ट्रिंग को ऐसे दोनों हिस्सों में काट दिया, फिजिकली नहीं बस इमेजिनरी, और फिर है ना, यहां पर एक फोर्स लगा F, यहां पर एक फोर्स लगा F, वो स्ट्रिंग तो रेस्ट पर है, वो स्ट्रिंग तो रेस्ट पर है, मतलब दोनों फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए आएगा कौन, टेंशन। इसका मतलब टेंशन फोर्स F के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे आगे जाके एग्जाम फोड़ेंगे। तो गाइज द आंसर इज नॉट 2F, इट्स नॉट 0, इट इज F। ध्यान से सुन लो, क्लियर है, ओनली F। आप बोलोगे नहीं सर फीलिंग नहीं आई, सर क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मेरे टीचर ने मेरे उधर मैंने ऐसे उस बच्चे से देखा सर F और F 2F बनता है सर, कैंसिल होना चाहिए सर। अरे मेरे बच्चे यहां से खींचे, यहां से खींचे, तनाव में आया ना, इधर से खींचा इधर से खींचा, माना नेट फोर्स 0 है, बट फोर्स तो है ना, ये फोर्स नहीं है ऐसा तो नहीं है तो इधर से खींचा इधर से खींचा, तो फोर्स कैसे, टेंशन फोर्स 0 कैसे हुआ, टेंशन आना चाहिए। अगर ये फोर्स गायब होता तब जाके टेंशन 0 होता, बिकॉज द स्ट्रिंग वुड बी स्लैक। समझे मेरे बच्चों, एवरीबडी विद मी, ऑसम। उसी तरह से एक और सवाल कर लेते हैं, सो दैट यू गाइज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। मान लो ऐसा एक ब्लॉक, ये बना M1, ये बना M2, ऐसे 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 ऐसे, ये यहां पर एक के नीचे एक टंगाया गया, यहां पर टेंशन T1, यहां पर दूसरी रस्सी तो दूसरा टेंशन T2। तो पूछ लिया आपसे चल T1 T2 निकाल, चल T1 T2 निकाल, क्या करोगे, FBD बनाओगे कि नहीं बनाओगे, FBD बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाओ फिर। चलो ऊपर का मास M1, नीचे का मास M2, नीचे का मास M2, फोर्सेस बनाना चालू कर दो मेरे बच्चों। M2 के ऊपर एक वजन आएगा कितना, M2G, उधर ऊपर कितना फोर्स आएगा, टेंशन 2 का। ये जो रस्सी है उसको ऐसे खींच रही होगी, वही रस्सी इस M1 को नीचे खींच रही होगी, ऐसे T1 फोर्स से। ये रस्सी इस M2 को ऊपर खींच रही होगी, वही रस्सी इस M1 को नीचे खींच रही होगी, और इसका अपना खुद का भी तो वजन है M1G, और ऊपर से ये रस्सी इसको ऐसे खींच रही होगी T1 फोर्स से। अब यहां से तो क्लियर कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, T2 इज इक्वल टू M2G, दिखा कि नहीं दिखा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा, वेरी गुड। अब वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिख भी दिया T2 नहीं, कुछ बच्चे T1 इज इक्वल टू MG नहीं, T2 इज इक्वल टू M2G। अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या है मेरे बच्चों, यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, T1 जो होगा किसके बराबर होगा, उप्स मैंने कुछ गलत कर दिया, ये T2 होना चाहिए, सो सॉरी गाइस, ये T2 तो ये भी T2, ये T1, सो सॉरी, ओके। अब ये T1 जो है किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा, प्लस M1G के बराबर होगा, सही बात है कि नहीं, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ T2 और ये M1G, बट T2 खुद M2G है, T2 भाई साहब कौन है, M2G, तो M2G प्लस M1G के बराबर हो गया कौन, T1। दैट्स इट, डन डन आर डन। इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, FBD एंड देन शो द फोर्सेस। एक बार फोर्सेस देख लिए, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो,
उसके बाद बस इक्वेशंस लिखना चालू कर दो। समझे? वेरी गुड। चलो थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बट उससे पहले एक और फोर्स बता देता हूं, वो है स्प्रिंग फोर्स। बहुत कम बार आज अपन इसको देखेंगे, बट एसएचएम में ज्यादा बार आएगा। सो स्प्रिंग फोर्स मतलब अगर एक स्प्रिंग लेते हो, ये अपना नेचुरल है, नेचुरल और रिलैक्स स्प्रिंग, इसको अगर आप खींचोगे ऐसे, या फिर इसको कंप्रेस करोगे ऐसे, ठीक है, तो अपने नेचुरल लेंथ से इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसको हम x बोल लेते हैं। तो इसको खींचने के लिए, या ये स्प्रिंग जो दूसरे पर फोर्स लगाएगा उसको अगर हमने F लिख दिया, इसको दबाने के लिए फोर्स ऐसे लगाओगे, इसको खींचने के लिए इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाओगे। ये जो फोर्स होता है is nothing but K into your X, मैग्नीट्यूड वाइज K into X। ये जो K है, इस K को बोला जाता है स्प्रिंग का कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग का कांस्टेंट बोलेंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा? पूरी तरह से स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, कितना मोटा स्प्रिंग है, एल्यूमिनियम से बना है, स्टील से बना है, कितना मोटा है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। वो वैल्यू आपको दी जाएगी, या फिर K के टर्म्स में आप आंसर को छोड़ोगे। तो F इज इक्वल टू KX। अब मेरे को पता है काफी बच्चे सोच रहे होंगे, सर हमारे मास्टर जी ने बोला -KX। -KX, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -KX। वाह। तो एक बार ऐसा बच्चा है, बोला सर स्प्रिंग फोर्स में -KX होता है, आपने तो KX लिखा, गलत पढ़ा आपने। मैंने कहा ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -KX। चल मेरे को बता x क्या है। चलो सर एक्सटेंशन या कंप्रेशन, सर कितना लंबा हुआ या कितना छोटा, बहुत बढ़िया। k क्या है? सर वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट है न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर, बहुत बढ़िया। f क्या है? सर स्प्रिंग फोर्स सर। होने वाला, बहुत बढ़िया। तो ये बता, ये जो स्प्रिंग फोर्स है कौन किस पर लगाया? तो बोला है ये क्या पूछ लिया आपने, किसने लगाया? मतलब स्प्रिंग ने लगाया होगा। ऐसा क्या? ऐसा क्या? स्प्रिंग ने लगाया क्या? तो मैंने पूछा आपने ये स्प्रिंग को खींचा, आपने ये स्प्रिंग को खींचा, सही बात। स्प्रिंग ने बॉडी के ऊपर इधर लगाया होगा, आपने स्प्रिंग के ऊपर इधर लगाया होगा। तो पहले तो क्लियर कर लो स्प्रिंग फोर्स का मतलब आपका क्या है। कोई बच्चा बोलता है जो स्प्रिंग ने लगाया, कोई बच्चा बोलता है जो स्प्रिंग पर लगाया। स्प्रिंग ने लगाया, स्प्रिंग पर लगाया। तो गाइज ऐसे करके याद रखोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो ये भूल जाओ कि -KX था कि +KX था। KX था। अब आप खुद देख लो आप किसका एफबीडी बना रहे हो। अगर आप स्प्रिंग का बना रहे हो, आप खुद देख लो, उसको खींचना है तो फोर्स इधर लगेगा। अगर जिसको या फिर जिसने भी इस स्प्रिंग को खींचा है, मान लो एक पांडु था यहां पर, मान लो इस स्प्रिंग को खींचने वाला कौन था? पांडु था। उसने ऐसे हाथ से ऐसे खींचा, तो पांडु के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऐसे होगा, एक्शन रिएक्शन। तब जाके वो फोर्स x के ऑपोजिट होगा, तब जाके आप -KX लिखते हो। बट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस मैग्नीट्यूड जानना होता है। आपको केवल मैग्नीट्यूड जानना होता है, दैट्स इट। ध्यान से देख लो, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स इधर लगा, स्प्रिंग ने पांडु के ऊपर फोर्स इधर लगाया। ऑब्वियसली स्प्रिंग को खींचोगे, स्प्रिंग पांडु को इधर बुलाएगा, स्प्रिंग को आप उधर बुलाओगे, तो दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो माइनस साइन का कोई इतना तो मतलब भाव नहीं है, उसको ऐसे देखो मत अलग से, बस ये याद रखो कि स्प्रिंग फोर्स इज KX, दैट्स इट। क्लियर है मेरे बच्चों? एवरीबॉडी? क्या बात है, बंदर बंदर भी आ गए। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी? यस। द फोर्स एक्सर्टेड, देखो रवि बोल रहा था फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। सो इसलिए बोलता हूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग या ऑन द स्प्रिंग वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए किसका एफबीडी बना रहे हो, उसके हिसाब से आप फोर्स को डायरेक्शन दे सकते हो, दैट्स ऑल। थैंक यू केन, थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ।
बट बिफोर दैट कुछ इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट्स भी देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम माने कि इक्विलिब्रियम मतलब जैसे था वैसे ही रहेगा। और कब रहेगा? जब बेसिकली उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, मतलब नेट फोर्स शुड बी 0। तो अगर कोई भी ऐसा बॉडी है उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 so on and so forth, F3 Fn, ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। जनरली क्या होता है, ये फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं, तो जनरली आप सारे x फोर्सेस को निकाल करके उसका सम 0 करते हो, फिर सारे y फोर्सेस का सम निकाल करके 0 करते हो। मतलब बेसिकली रिजॉल्व करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जैसे ये फोर्स 1 को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करोगे, x और y, फोर्स 2 को x एंड y, फोर्स n को वापस x एंड y कंपोनेंट। तो इस तरह से सारे x फोर्सेस का सम विल बी 0, सारे y फोर्सेस का सम विल बी 0। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ये रहा आपका पहला सवाल। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। टेंशन है, इक्विलिब्रियम भी है। एक मास को आपने टंगाया है, इधर से टेंशन T2, इधर से टेंशन T3, ये टेंशन T1, ये 60 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज। क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशन T2। ये T2 की वैल्यू ढूंढ निकालो, G का वैल्यू 10 ले लो। स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम। कम ऑन गाइस, ध्यान से देखो, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। कम ऑन मेरे बच्चों। यप, यहां पर अपना अलग ही लव स्टोरी आज चल रही है ना? जरा फोकस कर लो। वेरी गुड केन, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। कम ऑन, सोचो इसका एफबीडी क्या होगा, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, किसको आप स्प्लिट करोगे। शायद T2 और T3 को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ जाए, एंड देन स्प्लिट करने के बाद बैलेंस करो, कुछ इक्वेशन बनाओ, देख लो कहां पर क्या बैलेंस हो रहा है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। अफशु सिंह ए, आर्या सिंह ए, विक्रम, कम ऑन मेरे बच्चों। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैंने इस रस्सी का एफबीडी बना लिया, इसको मैंने सिस्टम मान लिया, ओके, इसको मैंने सिस्टम मान लिया, तो उस सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे ध्यान से देखो। एक फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, इसको हम बोलेंगे T2। एक फोर्स उधर लगेगा, उसको बोलेंगे हम T3। और नीचे की तरफ कौन लगेगा बोलो? वजन लगेगा उसका, मतलब 10G लगेगा, है कि नहीं? तो यहां पर आपका 10G फोर्स भी लग गया। अब एंगल्स की बात करते हैं थोड़ी सी। तो यार ये ऐसे ऐसे करके मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी दिखा दिए। तो ये सोचो, ये अगर 60 डिग्रीज है, ये अगर हॉरिजॉन्टल बना तो ये भी तो 60 डिग्रीज बनेगा, बिकॉज ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो ये 60 तो ये भी 60। वैसे ये 30 तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज होना चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको 60 डिग्री कर दिया, इसको 30 डिग्री कर दिया। क्लियर सी बात है, T2 और T3 को आप तोड़ोगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इधर होगा, इसको आप बोलोगे T2 का cos 60 कंपोनेंट। वैसे ही एक कंपोनेंट इधर होगा जो T2 cos क्यों पास में है, 60 के पास में जो होगा पास cos, और ये होगा दूर वाला कंपोनेंट, मतलब T2 का sin 60 कंपोनेंट। वैसे ही T3 के भी दो कंपोनेंट, 30 के पास वाला कंपोनेंट T3 cos पास cos 30, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, T3 का sin 30 कंपोनेंट। बस ये ब्लू वाले T2 T3 को भूल जाओ, ये पर्पल वालों को देखो और सॉल्व कर लो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इन x डायरेक्शन, क्या बोल सकते हो, T2 का cos 60 ये नेगेटिव होगा बिकॉज ये लेफ्ट साइड है, प्लस T3 का cos 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको वहां लेके जाओ तो ये बनेगा T3 cos 30 इज √3/2, T2 cos 60 मतलब हाफ, 2 कट गया तो बनेगा T2 इज इक्वल टू 3 √3
या T3 इज T2 बाय √3 बन गया। एवरीबडी विद मी ऑन दिस? सबको समझ में आई यहां तक बात? हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों फोर्सेस को स्प्लिट कर दिया। एक्स डायरेक्शन में देखा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिला करके 0 बनना चाहिए, बिकॉज इट इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। अब y में भी चले जाओ, y में भी देखो हो क्या रहा है। y में देखोगे, लेट मी जस्ट प्रॉब्ली यूज डिफरेंट कलर। y में अगर देखोगे हो क्या रहा है, नीचे की तरफ tan g, ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्सेस हैं। ऊपर की तरफ T2 का sin 60 भी है और T3 का sin 30 भी है, और नीचे की तरफ कौन है बोलो? tan g है। नीचे की तरफ tan g है, उनका सम होना चाहिए क्या बोलो? 0। तो T2 अच्छा T2 तो निकालना था, ओके उसको एज इट इज रखते हैं। sin 60 बनेगा √3/2। T3 तो यहां से मिल गया, T2/√3 देख रहे हो, यहां से मिल गया। T2/√3 इज T3, सो ये बनेगा T2/√3। वेरी नाइस। और sin 30 क्या होता है? हाफ, एंड 10g को उधर फेंक दो तो वो बनेगा 10g या 10 into 10। Okay, now just take T2 common and 2 also common. So T2/2 is common. तो बनेगा ये √3 plus 1/√3 is equal to 100. Great. √3 LCM ले लो तो ये बनेगा T2/2, ये बनेगा 3 plus 1/√3 is equal to 100. 3 plus 1 is 4. ये 2 के साथ कैंसिल होके 2 बनेगा, 200 के साथ कैंसिल होके 50 बनेगा। तो hence the answer should be 50√3 न्यूटन। चेक कर लो 50√3 कहां है? ऑप्शन डी में है, तो डी शुड बी द आंसर, नॉट 100। देयर यू गो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व? सारे फोर्सेस दिखाना, तो एफबीडी बना दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम में है, पहचान लिया। तो इक्विलिब्रियम में जैसे ही है, एक्स और वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, किसी एक दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। बस इक्वेशंस बनाते जाओ जब तक कि वो सॉल्व ना हो पाए। दैट्स इट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन। 3-4 लाइन के अंदर ही इसका आंसर आ जाएगा। 3 मासेस हैं, उनको आपने रेस्ट पर रखा है। रेस्ट पर रखा है इसका मतलब क्या हो गया गाइस? इट इज एट इक्विलिब्रियम। रेस्ट पर है मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। ऑन अ स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, एक फोर्स लगाया गया ताकि वो नीचे ना खिसके। क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। ये पूरे सिस्टम को रेस्ट पर रखा है आपने। वेरी नाइस क्वेश्चन। यार ये सिस्टम तो नीचे गिरना चाहेगा, इसलिए तो आपने ये फोर्स लगाया है। तो ये फोर्स कितना होगा पहले ये जान ले, बिकॉज हो सकता है मुझे उसकी जरूरत पड़े। मे बी है ना। तो उस M1 M2 M3 को एक सिस्टम मान लेते हैं। M1 M2 M3 को एक पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। ये बनेगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हो गया। ओके एंड जैसे मैंने पहले बोला था, ये along the incline, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये आपका एक्चुअल हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल है ना। ऐसे आपके ये 8 डिविजन्स बन गए। तो अगर ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रियलाइज। दिस इज थीटा। तो ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा। mg फोर्स जो है कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। बट mg को दिखाने की जरूरत नहीं, mg को ही स्प्लिट कर दो। mg को स्प्लिट कर दो बिकॉज mg फोर्स को आप नहीं देख पाओगे डायरेक्टली, बिकॉज नॉर्मल जो है कुछ ऐसे लगने वाला है। तो बेटर यही होगा mg को भी स्प्लिट कर दो। एक कंपोनेंट आएगा mg का, ये कॉस वाला है, पास में कंपोनेंट कॉस थीटा। तो ये टोटल मास है और ये m टोटल मास है, ये बनेगा आपका mg का साइन थीटा। तो क्लियर कट एक और फोर्स भी लगना चाहिए यहां से नीचे की तरफ से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए।
नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए F, तो ये F ऊपर की तरफ लगा, mg sin थीटा नीचे की तरफ लगा। इधर से मुझे दिख रहा है ये जो फोर्स है mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, ये जो फोर्स है mg sin थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए ये फोर्स। देख लो एवरीबॉडी। सो अक्षु सेइंग बी, आर्यन सेइंग ए, इट्स मी सेइंग ए, संजित सेइंग बी। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जन्नत ऑल्सो सेइंग बी, इंटरेस्टिंग। यहां तक समझे मेरे बच्चों, ये mg cos mg sin नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स F, वो जो फोर्स है mg sin थीटा को कैंसिल कर रहा होगा, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। ओके, इसको अलग से लिख दिए। अब पूछा कुछ अलग गया है, ध्यान से देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3, इनके बीच में का फोर्स। तो केवल m3 का FBD बनाते हैं, केवल m3 का FBD बनाते हैं। केवल अगर m3 का FBD बनाते हो, m3 का FBD बनाते हो, क्या क्या फोर्सेस आएंगे? यहां पर उसके ऊपर एक नॉर्मल आएगा, है कि नहीं? इधर एक ऐसे mg का cos, इधर एक mg का sin आएगा। जैसे इधर आया वैसे इधर m3g cos थीटा आएगा, इधर आपका m3g sin थीटा आएगा। m2 m3 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, वही तो आपको निकालना है। n23, द फोर्स बिटवीन 2 एंड 3, n23 ऐसे लगा रहा होगा। बस ये नॉर्मल ऑन m3 लग रहा है। ग्रेट, और तो कोई फोर्स नहीं है, और तो कोई फोर्स नहीं है। खत्म मेरी बात। ओके, सो गाइज दीज आर द ओनली फोर्सेस, इसके अलावा और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे, क्योंकि वो मास 3 रेस्ट पर है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर है। तो मतलब n23 किसके बराबर होगा? m3g sin थीटा के बराबर होगा। बट यार आंसर में तो sin थीटा भी नहीं है, g भी नहीं है। अच्छा, यहां से मेरे को आइडिया लगा। ध्यान से देखो, इधर g sin थीटा की वैल्यू पता है क्या बनेगी? g sin थीटा की वैल्यू वो बनेगी f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बनेगी g sin थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू वहां पर पुट कर दो, तो ये बनेगा आपका m3। g sin थीटा के बजाय आप ये वैल्यू डाल दो, यानी कि f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया आपका n23 का वैल्यू, जो कि है कहां पर? ऑप्शन नंबर बी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो क्या समझे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में केवल m3 का FBD बनाओगे तो फंसे रह जाओगे। क्यों? बिकॉज m3 का FBD बनाओगे, ये फोर्स निकालने के लिए ये पता होना चाहिए। अब इसमें g sin थीटा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कुछ बच्चे यहां पर अटक जाएंगे, बोलेंगे सर sin थीटा का वैल्यू ही नहीं पता है, तो आप नन ऑफ दिस मार्क कर दोगे। नहीं, तब फिर जाके क्या करोगे? पूरे सिस्टम का FBD बना दिया। पूरे सिस्टम का जैसे ही FBD बना दिया, आपको लग गया आइडिया, अच्छा ये जो फोर्स है इस पूरे सिस्टम के वजन के sin थीटा कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा था। अच्छा, इधर से भी sin थीटा मिला, इधर से भी sin थीटा की जरूरत है, इसका वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए। दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े? वेरी गुड। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर आपको FBD बना करके एक्सेलरेट करवाना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मास है, यहां पर F1 फोर्स लगा, यहां पर F2 फोर्स लगा, यहां पर F3 फोर्स लगा, यहां पर F4 फोर्स लगा, यहां पर F5 फोर्स लगा, और इन सब का नतीजा ये था कि यार ये सिस्टम जो है यहां पर एक्सेलरेट किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, जब मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखो, आप जब न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल करते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये कोई एक फोर्स नहीं होता, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। तो राइट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे। एक्सेलरेट कहां हो रहा है वो देख लो पहले। एक्सेलरेट राइट साइड हो रहा है, तो सारे फोर्सेस जो एक्सेलरेशन में मदद कर रहे हैं उनको आप पॉजिटिव मानोगे, जो भी अपोज कर रहे हैं उनको नेगेटिव मानोगे। जैसे ध्यान से देखो, कौन कौन से फोर्सेस
इस एक्सेलरेशन में मदद कर रहे हैं, इस एक्सेलरेशन में मदद कर रहे हैं। आई थिंक F1 एक्सेलरेशन में मदद कर रहा है, F4 भी मदद कर रहा है, इवन F3 भी मदद कर रहा है। कौन कौन उसके खिलाफ है वो देख लो। F2 उसके खिलाफ है, F5 भी उसके खिलाफ है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। दैट्स इट। अब हो सकता है कोई एक और फोर्स हो जो ऐसे हो, F6, यार ना ही वो मदद कर रहा है ना ही वो उसके खिलाफ है, तो उसको लिखो भी मत। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इट विल बिकम F1 प्लस F3 प्लस F4 एंड यहां पर आएगा माइनस F3 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका पूरा इक्वेशन बनता है, सपोर्टिंग फोर्सेस माइनस ऑपोजिंग फोर्सेस। तो ये सारे फोर्सेस क्या थे, फोर्सेस विच आर पॉजिटिव इन डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन। ये सारा फोर्सेस कौन से फोर्सेस थे, ये सारे फोर्सेस, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ये सारे फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये सारे फोर्सेस विच आर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू योर एक्सेलरेशन। ये चीज क्लियर हो गई एवरीवन, सबको समझ में आई है बात, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेना है। काफी बार बच्चे पूछ लेते हैं ये चीज को, सो आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्लियर दिस टू यू। चलिए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मूविंग बॉडीज जहां पर एक्सेलरेट हो रही है चीजें। एक बलून है विद मास m, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a का वैल्यू लेस देन g है। कितना मास हटाना चाहिए ताकि वो ऊपर की तरफ भागे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a? लेट्स ट्राई टू डू दिस। हेलो सलमान, ओके वेलकम। चलिए चालू करते हैं गाइस। व्हाट डू वी डू, स्टार्ट विद FBD। एक बलून है ऑफ मास m डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स। तो ये बलून है आपका, उसका मास m है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दे। दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, वही बलून को आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाना है, कुछ मास को आपने हटा दिया, तो मतलब इसका मास m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम। पहले सिचुएशन में उसका अपना खुद का वजन लगेगा mg, दूसरे सिचुएशन में उसका वजन थोड़ा सा घट जाएगा m माइनस डेल्टा m इंटू जी। ओके, बट ये ऊपर की तरफ क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका क्या हो गया, ऊपर की तरफ कुछ एक फोर्स लग रहा था, उधर भी इधर भी, बट यहां पर प्रॉब्लम ये था, ये मास ज्यादा था, इसीलिए mg माइनस दैट फोर्स वाज मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ये mg पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे ही मास आपने घटा दिया, ये फोर्स ज्यादा हो गया इसके वजन के मुकाबले, इसलिए अब जाके F माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा m न्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर वेट माइनस फोर्स इज ma, यहां पर फोर्स माइनस वजन इज इक्वल टू ma। ये फर्क है। अब बस इसको सॉल्व करने की देरी है गाइस, दैट्स इट। तो यहां से फोर्स आपका वैल्यू मिल रहा है इज m इंटू जी माइनस ए, यही वैल्यू वहां पर डाल दो, तो ये बनेगा m इंटू जी माइनस ए माइनस एम जी माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो डेल्टा एम जी इज इक्वल टू एम ए माइनस डेल्टा एम ए। एम जी कट रहा है, यहां से क्लियर कट दिख रहा है, ये एम जी और ये एम जी कट गया, तो आई थिंक यहां पर बनेगा माइनस एम ए, ओके, प्लस डेल्टा एम जी इज इक्वल टू एम ए माइनस डेल्टा एम ए। डेल्टा एम के टर्म्स को इकट्ठा बुला लो, तो डेल्टा एम इंटू ए प्लस जी, एम ए को उधर भेज दो, तो ये बनेगा एम ए प्लस एम ए बनेगा, ये एम ए, और ये वाला माइनस एम ए उधर जाके प्लस एम ए बन जाएगा, तो डेल्टा एम का वैल्यू बन जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एम ए डिवाइडेड बाय ए प्लस जी बन जाएगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो गाइस, सी इफ दिस इज क्लियर। yes Afsha, it is option A, yes that's right, very good। चेक कर लो, ऑप्शन
A should be correct हो. Yes it is. 2ma by g plus a. Pure Newton's laws. AIPMT 2014 का सवाल है. ओके, जिस न्यूटन्स लॉज यूज करोगे 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा. लेट्स ट्राई टू डू अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां पर स्प्रिंग होता है, टेंशन भी होता है, मासेस लटकाए जाते हैं और स्प्रिंग कट वाले प्रॉब्लम्स या रस्सी को काट दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कट करने के बाद इनका एक्सेलरेशन क्या होगा. लेट्स ट्राई टू डू दिस. ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखो आपको 2 बार एफबीडी बनाना पड़ता है, एक पहले और एक बाद में, एक पहले और एक बाद में. इस क्वेश्चन में हुआ ये सिस्टम को एज इट इज रखा था, आपने स्ट्रिंग को काट दिया है, एक स्ट्रिंग को काट दिया है. स्ट्रिंग को काटने के बाद इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे ये पूछा गया है. तो पहले क्या होगा ध्यान से देखो. दिस इज बिफोर वाला डायग्राम. बिफोर वाले डायग्राम में ध्यान से देखोगे इस रस्सी के अंदर कुछ टेंशन होगा ऐसे, ठीक है. तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, ये ए ब्लॉक, ये आपका बी ब्लॉक. बी ब्लॉक पर कुछ टेंशन था, इधर से कुछ mg था, वो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था तो टेंशन का वैल्यू खुद mg बनेगा. इधर ये अपना टेंशन भी लगेगा और इसका खुद का वजन भी लगेगा जो कि होगा 3mg और ऊपर से स्प्रिंग का फोर्स लगेगा विच आई विल जस्ट कॉल इट fs. ऊपर का एफबीडी से ये पता चल रहा है बिकॉज अगेन उसका एक्सेलरेशन 0 था. स्प्रिंग फोर्स जो है ये दोनों फोर्सेस के बराबर होना चाहिए, T प्लस 3mg के बराबर, बट टेंशन खुद mg है तो ये टोटल फोर्स जो होगा mg प्लस 3mg बनेगा 4mg. ये था बिफोर. ये पूरी जो कहानी लिखी है मैंने ये बिफोर वाली कहानी है, मतलब पहले, बिफोर कटिंग द स्प्रिंग, बिफोर कटिंग द स्प्रिंग की कहानी है. सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू इसमें इज दिस, स्प्रिंग फोर्स वाज 4mg. स्प्रिंग फोर्स निकालना होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए. पहला स्टेप क्या, आप इसका एफबीडी बनाओगे, सारे फोर्सेस बना करके इक्वेशंस लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ढूंढोगे. अब बाद में वाला डायग्राम, आफ्टर वाले डायग्राम में क्या फर्क होगा ध्यान से देखो. बी का जब एफबीडी बनाओगे, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को काट दिया है, आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, नॉट स्प्रिंग, स्ट्रिंग. तो रस्सी को काट दोगे तो टेंशन तो गायब हो गया, टेंशन तो है ही नहीं, काट दिया, स्ट्रिंग ही नहीं है. समझे मेरी बात को एवरीबॉडी, स्ट्रिंग ही नहीं है. कौन सा फोर्स रहेगा, एक ही फोर्स रहेगा और वो है आपका वजन, मतलब mg रहेगा. तो यार ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा कुछ a2 एक्सेलरेशन से, तो क्या करोगे, बस इक्वेशन लिखो, mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a2 इज इक्वल टू g. ग्रेट. तो b मास का एक्सेलरेशन, b मास का एक्सेलरेशन कितना बना, g बना. किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और तो कोई फोर्स ही नहीं है. तो इन सारे ऑप्शंस में g/3 गॉन, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. अब इनमें से कौन सा होगा वो कैसे ढूंढे, ध्यान से देखो. ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ. ए पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ए पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. ए का अपना खुद का वजन होगा, कितना वजन होगा, 3mg वजन होगा. स्ट्रिंग तो है ही नहीं तो टेंशन खुद 0. ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई स्ट्रिंग ही नहीं है तो खत्म, टेंशन ही नहीं है. बट स्प्रिंग अभी भी खींचा हुआ है. जैसी आप रस्सी काटोगे, मानता हूं वो जो स्प्रिंग है उसको ऊपर बुलाएगा, बट कुछ देर के बाद ना यहां पर इमीडिएटली बोला है. क्या बोला है, इमीडिएटली, मतलब तुरंत बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग उतना ही रहेगा बिकॉज वो एक्सटेंशन अभी बदला ही नहीं होगा. अगर वो स्प्रिंग खींचा हुआ है थोड़ी देर के बाद वो कंप्रेस होगा, बट अभी भी वो एक्सटेंडेड सिचुएशन में होगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स विल स्टिल बी द सेम. स्प्रिंग फोर्स इज द सेम, यानी कि इट विल बी 4mg, क्योंकि इमीडिएटली बोला गया है. ये चीज को समझे कि नहीं समझे ये बता दो. पहले ये चीज को समझे कि नहीं समझे वो बता दो. अगर इतना समझ गए ना, दैट्स इट, डन. तो आप ये ब्लॉक
को ध्यान से देखो, 4 mg फोर्स ऊपर, 3 mg फोर्स नीचे, ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा A1 से, तो यानी कि 4 mg बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू उसका मास कितना है 3m इनटू एक्सेलरेशन। तो गाइज दिस विल बी जस्ट mg इज इक्वल टू 3m A1, तो A1 बनेगा आपका g/3। डन डना डन, डन डना डन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टेप्स समझ गए, 2 बार एफबीडी बनाना पड़ता है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्प्रिंग कट प्रॉब्लम्स, स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होता बिकॉज स्प्रिंग को टाइम लगता है दबने के लिए, खींचने के लिए, है ना, जो भी उसको एक्सटेंड कंप्रेस करना होगा, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलता। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल इमीडिएटली। ऑलराइट, नीट 2017 का सवाल। ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस, जहां पर यू विल सी कि पुली मास सिस्टम्स होते हैं और इनको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है। तो पुलीज जनरली इज यूज्ड टू रिड्यूस योर एफर्ट और वर्क। तो जब भी ऐसे पुली सिस्टम वाले क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करना है, ध्यान से देख लो। जनरल एक फॉर्मूला याद कर लो, जनरल एक फॉर्मूला याद कर लो। एक्सेलरेशन होगा आपका, ओके, एक्सेलरेशन होगा आपका बिग फोर्स और द पुलिंग फोर्स माइनस द स्मॉल और द opposing force divided by the total mass accelerated, the total mass accelerated। ये फॉर्मूला से आप सारे पुली सिस्टम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइक यू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसा अगर कुछ मास है यहां पर m, ओके, यहां पर ऐसा कोई पुली है, ऑलराइट, और यहां पर लेट्स से एक और मास है, लेट्स से 4m, ओके। अब बोला गया यार ये सिस्टम का एक्सेलरेशन ढूंढ निकालो। एक तरीका है कि यार आप एफबीडी बनाओ, इधर टेंशन, इधर mg, फिर वो सेम टेंशन इधर भी आएगा और यहां पर आपका 4mg आएगा। ज्यादा मास नीचे जाएगा, हल्का मास ऊपर की तरफ भागेगा, हल्का मास ऊपर जाएगा, मोटा मास नीचे जाएगा। फिर एफबीडी से सॉल्व करो, एक्सेलरेशन और टेंशन को ढूंढ निकालो। बट जैसे ही आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, आप देखोगे कितने आसानी से आप ये आंसर को ढूंढ पाते हो। जैसे लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन जो होगा मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन जो होगा मेरे बच्चों, बड़ा फोर्स, पुलिंग फोर्स, इसमें बड़ा फोर्स कौन सा है जो खींच रहा है, वो है 4mg का फोर्स, माइनस स्मॉलर फोर्स कौन सा है जो अपोज कर रहा है इसके पूरे मोशन को। देख रहे हो, mg एक्सेलरेशन के खिलाफ है, तो मतलब ये बनेगा mg अपॉन पूरा मास जो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि m प्लस 4m। सबको दिख गया? थैंक यू गगन सो मच। टेलीग्राम आईडी जीनत, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उसी में जाके ज्वाइन कर सकते हो, ओके, नीचे है। ऑलराइट, तो गाइज ये क्या बनेगा, 4mg माइनस mg बनेगा आपका 3mg, m प्लस 4m क्या बनेगा 5m, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा 3g/5। g का वैल्यू खुद 10 होता है, तो गाइज यहां पर 5 और 10 कैंसिल होके ये बनेगा आपका 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिला तो टेंशन में मिल जाएगा। एवरीबडी गॉट दिस? क्लियर है? ऑसम, ऑसम। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स अपॉन द टोटल मास। ये मेथड से आप फट से आंसर ढूंढ पाते हो। लेट्स यूज दिस मेथड एंड सी वेदर यू आर एबल टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर मास m है, यहां पर 3/2m है। यही मेथड लगाओ और देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन, ध्यान से देख लो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेम मेथड लगाओ। कम ऑन बुर्गू, कम ऑन, लेट्स मी, जन्नत अंसारी, संजित, कौशल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब लोग सोचो। सेम, बड़ा फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स अपॉन द टोटल मास।
टोटल मास। चलो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। थैंक यू कौशल। कम ऑन, देख लो क्या होना चाहिए, 0, g/5, g/2 या 2g। देख लो आंसर क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक फोर्स लगेगा वेट mg, यहां पर लगेगा 3/2 mg। 3/2 मतलब 1.5। तो ये हल्का मास हो गया, हल्का मास ऊपर की तरफ जाएगा, मोटा मास नीचे की तरफ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन बाय आवर मेथड इज बड़ा फोर्स कौन है, 3/2 mg, ये आपका बड़ा फोर्स हो गया, माइनस स्मॉल फोर्स, स्मॉल छोटा वाला फोर्स कौन सा है, mg, अपॉन टोटल मास मतलब m प्लस 3/2 m बना, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, सो 1/2 mg बाय ये क्या है m प्लस 3/2, तो ये बनेगा 5/2 m बनेगा, m कट गया, 2 भी कट गया, मतलब ये बनेगा g/5। दैट्स इट, g/5 इज ऑप्शन बी। डन, डन नहीं, सी नहीं है, ऑप्शन बी होना चाहिए। दैट्स ऑल। नो इट्स नॉट सी, इट्स ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। देयर यू गो, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जहां पर टेबल के ऊपर मासेस रहते हैं जनरली, और या फिर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो ऐसे समय पर यही मेथड कैसे काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई डायग्राम दिया है और बोला गया चलो इसका एक्सेलरेशन ढूंढ निकालो। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये m1g जो है, ये m1g जो है, इसका मास का वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा, इधर कुछ टेंशन ऐसे होगा, इधर कुछ टेंशन ऐसे होगा, इसके ऊपर वजन जो है m2g ऐसे लगेगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। दीज आर द फोर्सेस। इक्वेशन से भी आपको आंसर मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करे, कोई बंदा अगर इसको इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करे तो वो ऐसे लिखेगा, बड़ा फोर्स माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। फिर इसके लिए लिखेगा ये फोर्स क्योंकि इस तरफ जा रहा है, माइनस t इज इक्वल टू m1a। फिर सॉल्व करके आपको एक्सेलरेशन या टेंशन मिल जाएगा। दिस इज लेंथी मेथड, बट अपने मेथड से बहुत फट से सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन इज बिग फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स अपॉन द टोटल मास। बिग फोर्स कौन सा होना चाहिए, देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हेल्पिंग वाला फोर्स, हेल्पिंग वाला फोर्स कौन सा है, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला फोर्स कौन सा है, ये F है कि नहीं। m1g मत लिखना, m1g उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो तो मोशन के परपेंडिकुलर है, मोशन तो इस तरफ हो रहा है, तो F लिखोगे। ऑपोजिंग या स्मॉलर फोर्स कौन सा है, m2g, तो m2g को यहां लिखोगे, अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या है यहां पर, m1 प्लस m2। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। एक लाइन में आंसर मिला कि नहीं, एक लाइन में आंसर मिला कि नहीं। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन यू हैव पुली मास सिस्टम्स यूजिंग दिस मेथड। चलो इसी मेथड को यूज करके इसी का आंसर निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, काफी बच्चे इसका एफबीडी बनाते बैठते हैं, टाइम चला जाएगा बिकॉज बहुत इक्वेशंस बनेंगे, बट मेरे वाले मेथड से फट से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन वही है, फाइंड द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ढूंढ निकालो। तो एक्सेलरेशन विल बी, चलो फट से एफबीडी देख लो, मिल जाएगा आपको उत्तर। ये होगा आपका 1g, ये होगा आपका 3g। ये सारे टेंशंस तो इंटरनल फोर्स हो गए, इसको तो भूल ही जाओ, ये सारे टेंशंस इंटरनल फोर्स हो गए, भूल जाओ। ये इसका 6g इधर, इसका नॉर्मल इधर, ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर, ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर, ये एक्सेलरेट करेगा, ये ज्यादा मोटा है तो नीचे की तरफ। ग्रेट, इससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए, कौन मदद कर रहा है, कौन खिलाफ है, कौन मदद ही नहीं कर रहा है, मतलब ना उस सिस्टम को अपोज कर रहा है ना ही हेल्प कर रहा है। तो कम ऑन गाइस, देख लो, एक्सेलरेशन विल बी हेल्पिंग पुलिंग बिग फोर्स मतलब 3g, तो यहां पर 3g माइनस ऑपोजिंग फोर्स 1g, एक्सेलरेशन के खिलाफ है तो 1g। ये 6g का कोई रोल नहीं है बिकॉज ये मोशन तो उधर हो रहा है, ये नॉर्मल और 6g तो परपेंडिकुलर है, तो वो तो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं है, खत्म। अपॉन टोटल मास बीइंग एक्सेलरेटेड, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है,
तो 3 + 6 + 1, 3g - 1g 2g, 3 + 6 9, 9 + 1 10, g का वैल्यू भी तो 10 ही होता है, g का वैल्यू भी तो 10 होता है, तो आंसर क्या मिल जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। देख लो कितने बच्चों ने लिखा, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड, ऑसम। g/5, यस राज, ऑसम, g/5 इज 2 मीटर/सेकंड²। वेरी गुड अंसारी, ऑल राइट, वेरी गुड जन्नत, यप, माइनक्राफ्ट गेमिंग, ग्रेट, दैट इज ऑप्शन बी, ऑसम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर पुली स्ट्रिंग्स रहेंगे एंड कभी कभी होता है एक पुली भी मूव हो रहा है एक्सेट्रा, तो ऐसे समय पर काफी बच्चे इसमें थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। तो गाइस जब भी ऐसे मल्टीपल पुलीज हो, है ना, ऐसे पुली के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग लटकाया गया हो और वो पुली खुद मूव हो रहा है, तो ऐसे समय पर ये ध्यान रखो कि अगर आप एक ही स्ट्रिंग लेते हो या फिर एक रस्सी दिखता है, उस रस्सी के अंदर कभी टेंशन नहीं चेंज होगा, चाहे आप यहां देखो या यहां देखो या वहां देखो। यहां पर एक ही रस्सी है तो इस पूरे रस्सी के अंदर सेम टेंशन होगा। सो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट अ स्ट्रिंग ऑन अ स्मूथ पुली, ऑन अ स्मूथ पुली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही रस्सी बदलेगी टेंशन भी बदलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये अगर पुली है, दिस इज अ लाइट एंड स्मूथ पुली, जो आइडियल पुली कहलाता है, आइडियल पुली कहलाता है। तो ऐसे आइडियल पुलीज के लिए, ऐसे आइडियल पुलीज के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर उसके ऊपर एक रस्सी ऐसे है, दूसरी रस्सी यहां पर बांधी गई है, तो ये समझ लो इस रस्सी के अंदर अगर टेंशन T रहा, ये एक ही रस्सी है तो टेंशन T रहेगा। ये जो रस्सी है इसके अंदर कितना टेंशन होना चाहिए, जरा सोच समझ के बता दो। इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होना चाहिए, जरा सोच समझ के बता दो। थैंक यू अंसारी। TT नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उसको अपोज करने वाला टेंशन क्या होगा, 2T होगा, खत्म, दैट्स इट। तो जब भी सेंटर से ऐसे कोई एक रस्सी जा रही हो, उसके अंदर दोनों साइड का जो टोटल टेंशन होगा उतना ही टेंशन होगा, T + T विल बी 2T। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा। मान के चलो यहां पर जो पुलिंग फोर्स है, यहां से आप अगर इसको पुल कर रहे हो विद P, तो वो पुल खुद टेंशन के बराबर होगा। ये सेम टेंशन इधर भी होगा, ये सेम टेंशन इधर भी होगा, तो इधर जो टेंशन होगा मेरे बच्चों 2 टाइम्स टेंशन हो जाएगा। T + T will be 2T, T + T will be 2T, that's how it is, awesome। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये ऐसा एक फोर्स लगाया गया, एक पुली के ऊपर रैप्ड है ये स्ट्रिंग और एक पुली के ऊपर रैप्ड है, और बस ये इसको कनेक्टेड है। ये 2 किलो मास का एक्सेलरेशन पूछा गया है। लेट मी टेल यू दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने 2 kg मास का बराबर से एफबीडी बना लिया तो कम ऑन, लेट्स सी कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कम ऑन, आई नो थोड़ा सा 1.5 आवर के ऊपर चला गया, बट मैं चाह रहा हूं कि जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा होगा ना, उसका ये न्यूटन्स लॉज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, दैट्स इट। कोई भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है आखिर तक, 100% उसका बेस, उसका फाउंडेशन, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल तक पहुंच जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एंड वेरी गुड गाइस, जो भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आप एक नेक्स्ट लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो इन न्यूटन्स लॉज। पूरा चैप्टर यहां पर आप पढ़ रहे हो। थैंक यू बुर्गू, मेघना, थैंक यू सो मच। ऑप्शन सी ऐसा है क्या, चलो देखते हैं। बी, ओके, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कितने रस्सी हैं, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, कितने रस्सी हैं। ये रस्सी जो है ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। यहां तो दिख रहा है मेरे को एक ही रस्सी है, वेरी नाइस। ये दूसरी वाली रस्सी हो गई, ये दूसरी वाली रस्सी होगी। अब भी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर एक रस्सी ऐसे उस पुली को रैप कर रही है तो दूसरी रस्सी के अंदर जो टेंशन होगा डबल होगा, वेरी नाइस।
ये जो फोर्स लगाया आपने, कितना लगाया, फोर्स लगाया कितना, 20 न्यूटन। यही फोर्स जाके टेंशन में बदलेगा, यही फोर्स टेंशन में बदलेगा। जितना फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स से रस्सी को खींचोगे, वही फोर्स टेंशन के रूप में आएगा। तो मतलब इस हरे वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन। यहां पर भी 20 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। ये पूरा जो, उप्स सॉरी, हाँ, ये जो पूरा जो रस्सी है उसके अंदर सेम टेंशन होना चाहिए 20 न्यूटन, ग्रीन वाला। तो ब्लू वाले रस्सी के अंदर कितना टेंशन होगा सोचो। ये जो ब्लू वाला रस्सी है उसके अंदर टेंशन कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स टी, यानी कि 40 न्यूटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 40 न्यूटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। बचा आपका 2 kg मास। 2 kg मास का एफबीडी बना लो, 2 kg मास का एफबीडी बना लो। 2 kg के ऊपर वो ब्लू कलर का, नीला रंग का स्ट्रिंग है, 2t टेंशन लगेगा, यानी कि 40 न्यूटन। 2 kg का अपना खुद का वजन भी तो होगा, वो कैसे भूल सकते हो, वो तो 2g होगा। 40 न्यूटन 20 न्यूटन, 40 न्यूटन 20 न्यूटन, कौन सा फोर्स ज्यादा, 40 वाला। तो मतलब एक्सेलरेट कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से 40 न्यूटन माइनस 2g विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कुछ नहीं है, बस न्यूटन्स लॉ है गाइस। दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं किया मैंने। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 2g यानी कि 20 इज इक्वल टू 2a, 40 माइनस 20 इज 20 इज इक्वल टू 2a, मतलब a इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। दैट्स द आंसर। देख लो आंसर क्या होना चाहिए, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम था टू एक्सप्लेन मल्टीपल पुलीज वाला प्रॉब्लम, जहां पर स्पेशली वो टी 2t बन जाता है। काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, जनरली देखा है। सो आई हैव मेड श्योर आई सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दैट। ओके ग्रेट। ओके लास्ट चीज है, आई नो आई हैव ओवरशॉट द टाइम अ लिटिल बिट, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स और नेक्स्ट 5-10 मिनट्स ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी आपको चमकेगा, एंड इसके बाद आप कभी नहीं रोओगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सूडो फोर्स। ओके, अब सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं, और उसके बाद आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है वो भी समझा देता हूं। सूडो नेम, जैसे मेरा नाम श्रेयस है, तो मैंने बोला मेरा नाम राहुल है, तो राहुल तो मेरा नाम नहीं है, वो नकली नाम हो गया। तो राहुल इज अ सूडो नेम फॉर श्रेयस सर। सूडो मतलब गलत, फेक, ठीक है, नॉट रियल। तो सूडो फोर्स मतलब एक फोर्स जो असली में है ही नहीं, गलत या फेक फोर्स है। गलत नहीं बोलूंगा मैं, फेक, झूठा फोर्स। ओके, बोलोगे सर झूठे इंसान को क्यों लाओगे, फिजिक्स में तो सब मैथमेटिक्स है, प्रॉपर मतलब नंबर्स हैं, प्लस माइनस है, रूल्स हैं, लॉज हैं, उधर आप एक ऐसे इंसान को क्यों बुलाओगे जो खुद ही गलत है, खुद झूठा है। तो उसके पीछे एक कारण है। न्यूटन चचा ने जो लॉज दिए, न्यूटन चचा ने जो लॉज लिए, वो लॉज हमेशा वैलिड नहीं होते। अब आप बोलोगे क्या बात है, मतलब न्यूटन भी गलत हो गया क्या? हाँ, भी नहीं भी, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करोगे तो हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज, ठीक है, जब भी आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो एक्सेलरेट करता है और सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर वो वहीं पर रुका रहता है। बट प्रॉब्लम ये होता है, दिस इज वैलिड ओनली इन अ फ्रेम, यानी कि देखने का नजरिया, विच इज इनर्शियल। इनर्शिया मतलब क्या? बॉडी इज इन इनर्शिया मतलब मेंटेनिंग इट्स स्टेट, मतलब जो था वही कर रहा है। जैसे एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, या फिर बस के अंदर बैठे हो, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, या फिर आप अपनी जगह पर कुर्सी पर बैठे हो, बस बैठे हो, ठीक है। ये सारे फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम्स। क्या बोला मैंने? ये सारे फ्रेम्स जो अपना इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन मेंटेन करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम्स, इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। एक आदमी या एक पांडु जो बैठा है, एक गधा जो रास्ते के ऊपर ऐसे ही मंदबुद्धि जैसे खड़ा है, या फिर एक ट्रेन जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, या फिर एक लिफ्ट जो खड़ी है,
या फिर एक बस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक रोड के ऊपर जा रही है। ये सारे फ्रेम्स या ऑब्जर्वर्स क्या बने? इनर्शियल ऑब्जर्वर्स बने। वेरी गुड। तो नॉन इनर्शियल क्या बनेगा? खुद दिमाग लगा लो। जो फ्रेम या जो बॉडी अपना स्टेट बदलता है, अभी इधर जा रहा है अब उधर गया, या फिर अभी ज्यादा स्पीड से जा रहा था अभी घट गया, अभी रुका है सडनली मूव करना चालू किया, तो ये सारे फ्रेम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बन गए। तो आप सोचोगे सर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का एग्जांपल क्या हो गए? एक लिफ्ट है जो खड़ी है, सडनली इट स्टार्ट्स मूविंग अप, नॉन इनर्शियल। एक कार है, आपने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया तो वो एक्सेलरेट हो रही है, नॉन इनर्शियल। एक बस है, उसके अंदर बस ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तो आप आगे जा रहे हो, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई होप दिस इज क्लियर। नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल। अब प्रॉब्लम क्या है? इनर्शियल में आप न्यूटन्स लॉज लगा सकते हो, नॉन इनर्शियल में आप न्यूटन्स लॉज नहीं लगा सकते। वहीं पर आपको सूडो फोर्स या फिर वो झूठे फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इनर्शियल फ्रेम इज दैट फ्रेम जिसके ऊपर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो, या फिर इट इज अटैच्ड ऑन अ बॉडी। एक बॉडी हो सकता है, एक बॉडी के ऊपर ये फ्रेम लगाया गया है जिसके ऊपर बेसिकली नेट फोर्स इज जीरो, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। एग्जाम्पल्स जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बोला, अ पर्सन एट रेस्ट, अ पर्सन ऑन अ चेयर, सिटिंग ऑन अ चेयर, और a bus moving at constant velocity, या फिर a train at rest। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए इनर्शियल फ्रेम के। नेक्स्ट आपका बनता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, या फिर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, या फिर वो एक ऐसे बॉडी पर है, वो फ्रेम एक ऐसे बॉडी पर है जिसका नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे एक्सेलरेटेड कार, अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन और अप, कहीं पर भी, ठीक है। फिर वैसे ही अ ब्रेकिंग बस विच इज ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक लगा दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए नॉन इनर्शियल फ्रेम के। ये चीज भी समझ लो, इस इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, ऑफिशियल टिक मार्क, बट इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड होंगे। क्लियर है? अब क्योंकि यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, इसमें अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करवाना है, जबरदस्ती न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को जबरदस्ती वैलिड करवाना है, तो किसकी जरूरत होगी या फिर किसको बुलाओगे? एक झूठे फोर्स को, और उसका नाम क्या है? बोलो, उसका नाम क्या है? सूडो फोर्स इफ इट इज कंसीडर्ड, तब जाके आप न्यूटन्स लॉज लगा सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? ये इसका थ्योरी हो गया। तो सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है वो भी बता देता हूं। तो इफ यू आर एन ऑब्जर्वर, या आप ऑब्जर्वर हो, अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है खुद एक्सेलरेट हो रहा है, एंड आप किसी भी बॉडी का एफबीडी बना रहे हो, तो उसके ऊपर तो बाकी के फोर्सेस तो लग ही रहे होंगे, F1, F2, F3 एक्सेट्रा। दीज आर योर एक्सटर्नल रियल फोर्सेस। जैसी आप इसको यहां बैठ के बनाओगे तो इसके एफबीडी में केवल एक और एक्स्ट्रा फोर्स आएगा,
उस फोर्स का नाम क्या होगा? सूडो फोर्स। तो वो सूडो फोर्स कहां बनाओगे? ध्यान से देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। उसको वैलिड करवाने के लिए सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करोगे आप? एक सूडो फोर्स लगाओगे। कैसे? ध्यान से देखो, जिधर भी आपका फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स लगता है। एंड ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है इज मास ऑफ दैट बॉडी, इज द मास ऑफ दैट बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम, इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बट अगर मैग्नीट्यूड को हटा दे, वेक्टर वाइज बात करें, तो इट इज जस्ट नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बट यहां पर एक माइनस साइन लगा दोगे। ये माइनस साइन क्यों लगा दिया? ध्यान से देख लो, ये माइनस साइन क्यों लगा दिया? बिकॉज इट इज ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो ये बनता है आपका सूडो फोर्स का डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला। जिधर भी एक्सेलरेट हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट में, जिधर भी एक्सेलरेट हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वाई नेगेटिव? बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सही क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, तुम एक बस में खड़े हो, ठीक है, मैं ऐसे बस में खड़ा हूं, ओके, बस सामने एक्सेलरेट होती है, तो क्या आपने महसूस किया पीछे झटका मिलता है, ऐसे पीछे चले जाते हो, तो क्या है वो फोर्स? पीछे की तरफ आया, एक्सेलरेट कहां हुआ? बस आगे। क्या वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है? क्या वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है? हाँ। कहां एक्सेलरेट हो रहा है? आगे। आपको झटका कहां लगा? पीछे। तो मतलब वो सूडो फोर्स हो गया। समझे? वैसे ही सोचो, बस वाले ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब एक्सेलरेट पीछे की तरफ हो रहा है। आप जा तो आगे रहे हो, बट ब्रेक लगाया मतलब एक्सेलरेट पीछे की तरफ हो रहा है, तो आपके ऊपर झटका कहां लगा? आगे की तरफ। तो जिधर भी एक्सेलरेट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आई होप समझ में आया, क्लियर है? वेरी गुड। सो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, मान लो एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। इसके अंदर कौन है? पांडु खड़ा है। कौन है? पांडु खड़ा है। तो मुझे बताओ पांडु के एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस आएंगे? फट से जरा चैट बॉक्स के अंदर बता दो। ये पांडु के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आएंगे इन दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम पकड़ लिया, लिफ्ट वाला फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम पकड़ लिया। क्या क्या फोर्सेस आएंगे पांडु के ऊपर? फट से बता दो। एक फोर्स तो पांडु का अपना खुद का वजन आएगा, mg नीचे की तरफ। ये जो लिफ्ट का फ्लोरिंग है वो पांडु के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। इसके अलावा लिफ्ट में बैठ के पांडु को देख रहे हो, तो पांडु तो रेस्ट पर है, लिफ्ट में हो। आप लिफ्ट में जब किसी के साथ ऊपर या नीचे जाते हो, वो इंसान भी या वो ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ या रेस्ट पर नजर आता है, तो एक्सेलरेशन 0। तो क्या आप बोलोगे नॉर्मल इज इक्वल टू mg? क्या आप बोलोगे mg इज इक्वल टू नॉर्मल? बिल्कुल मत बोलना, वो गलत है मेरे बच्चों। क्यों गलत है वो भी समझ लो। क्यों गलत है? बिकॉज इस फ्रेम को एक्सेलरेट किया जा रहा है, मतलब एक सूडो फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? ध्यान से देखो, ये फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। जिधर भी फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब एक फेक फोर्स, सूडो फोर्स लगाओगे नीचे, उसका वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जाके ये एफबीडी कंप्लीट हो गया, अब जाके ये एफबीडी कंप्लीट हो गया। अब भी मैंने यहां पर समझाया था, सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट रहेगा, अभी समझाया था। तो ये फ्रेम कहां जा रहा है? ऊपर, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। खुद सोचो, लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, आपके ऊपर प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। दैट्स इट। तो बस अब फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। क्या क्या होगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ माइनस mg, ओके, माइनस mg माइनस द सूडो फोर्स मतलब माइनस ma इज इक्वल टू 0। ग्रेट। तो नॉर्मल फोर्स कितना बनेगा? m इंटू जी प्लस ए बनेगा। तो g प्लस ए ज्यादा बना नॉर्मल फोर्स। क्यों ज्यादा बना वो भी खुद सोच लो। लिफ्ट ऊपर जा रहा है,
आपके ऊपर दबाव ऐसे नीचे रहेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, लिफ्ट ज्यादा फोर्स लगाएगा आपके ऊपर। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर गाइस? देख लो एवरीवन विद मी ऑन दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वी कैन डू सम मोर क्वेश्चंस, बट आई थिंक इवन वजीम सर्स क्लास इज ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट। बट मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है, मेक श्योर यू सॉल्व इट। एंड इसका जवाब कहाँ डालोगे? नीचे चैट बॉक्स के अंदर नहीं, इन द कमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेक श्योर यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्यूशन एंड आंसर की सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। कुछ भी सवाल है आपको पूछना है, दैट्स अ व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड अ मैसेज इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑन दिस नंबर, डेफिनेटली वी विल गेट इन टच विद यू, है ना? सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ वेदांतु इफ यू हैव एनी क्वेरीज। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइस, बहुत सारे बच्चों ने इस बार फोड़ा है, अगले साल और उसके अगले साल आपकी बारी आने वाली है। सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसे इन बच्चों ने हमें प्राउड महसूस करवाया, जैसे इन बच्चों ने अपने माता पिता को, अपने आप को, अपने परिवार को ऊपर उठाया बाय बिकमिंग अ डॉक्टर और अपना सपना जो है सच कर दिखाया, उसी तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके लिए एकलव्य बैच चालू हो रहा है, इट्स अ फ्री बैच एंड बाकी के बैचेस भी है आपके लिए। सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उम्मीद करता हूं आज का सेशन सबको पसंद आया और बहुत ज्यादा सीखने को मिला। एंड होमवर्क क्वेश्चन मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऑफ 11th स्टैंडर्ड। पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, इट्स अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑन द चैनल इटसेल्फ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम। बाबा आर्या, आर्यन, अंसारी, जन्नत, स्वप्निल, संजित, ब्यूटी प्रिंसेस, लेट्स द म्यूजिक प्ले, इट्स मी निकू, बाय बाय विक्रम, जीनाथा, बाय बाय, बाय बाय संजित, हैव अ ग्रेट टाइम। Fabulous guys, you guys have been amazing. Take care, hasta la vista. This was Captain Shreyas signing off.